जनाब, तो अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। दिस इज़ इन सीक्वेंस द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर। सबसे पहले एज़ यूजुअल ज़रा इस सवाल की रिक्वायरमेंट्स को पढ़ लेते हैं। ये भी दो पार्ट्स में आई थिंक सो डिवाइडेड है, जिसका पार्ट ए जो है 15 मार्क्स का है और पार्ट बी अलहदा से अलहदा डाटा सेट के साथ जो है वो 14 मार्क्स का है। ओके, तो मेरा ख्याल है पार्ट बाय पार्ट चलते हैं और इट सीम्स के दोनों का चूँकि डाटा सेट अलहदा है, सो लेट्स फोकस ऑन पार्ट ए फर्स्ट ऑफ ऑल। क्या कह रहा है जी इसमें? कह रहा है प्रिपेयर अ शॉर्ट रिपोर्ट फॉर द रेड बोर्ड दैट रेकमेंड्स विद रीजंस द मोस्ट सूटेबल फॉर्म ऑफ डेट फॉर रेड, इंक्लूड अ कैलकुलेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ ईच टाइप ऑफ डेट। ओके, तो सर रिपोर्ट राइटिंग आ गई है और रिपोर्ट राइटिंग के अंदर डेफिनेटली ये बहुत दफ़ा बीएफडी के अंदर अब तो सवाल टेस्ट हो चुका है कि जिसमें प्राइमरीली उसने रिपोर्ट मांगी होती है एंड पार्ट ऑफ द रिपोर्ट यू आर रिक्वायर्ड टू मेक सम कैलकुलेशंस और वो अमूमन अपेंडिक्स बन जाता है, वो अटैचमेंट बन जाती है आपके रिपोर्ट के साथ। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, रिपोर्ट उसने मांगी हुई है और उसने कहा है रिपोर्ट के अंदर शामिल करें हर टाइप ऑफ डेट की कॉस्ट की कैलकुलेशन। तो 15 मार्क्स का आए जी, पढ़ते हैं डाटा। क्या कह रहा है जी? For the purpose of this question, assume that the date today is 1st June 2023. Red Limited is an all-equity company listed on the Pakistan Stock Exchange. The company is in the construction industry. Ahmed Faraz has recently joined the company as the CFO. Ahmed was surprised that the company was only financed by equity and would like to reduce the overall finance costs by introducing debt into the capital structure. तो अभी तक तो मामला काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। वो ये कह रहा है कि एक कंपनी है ऑल इक्विटी फाइनेंस्ड और अहमद फराज ने एज अ सीएफओ ज्वाइन किया है और उसने नोटिस किया कि चूंकि ये सारी इक्विटी फाइनेंस्ड है तो डेट को इंट्रोड्यूस करना चाहिए कैपिटल स्ट्रक्चर में ताकि फाइनेंस कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सके, क्योंकि यू गाइज नो फ्रॉम योर नॉलेज फ्रॉम योर स्टडी दैट डेट इज़ अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस। बहरहाल इस पर भी बात भी करते हैं, रिफ्रेशर भी लेते हैं, इसका रिवाइज भी करते हैं इसको। He has asked that you appraise 3 different debt options and recommend the most suitable option for red. Information in relation to each type of borrowing is as follows. तो सर ये 3 टाइप्स ऑफ डेट जो है उसने आपको प्रोवाइड किए हैं और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। सबसे पहली टाइप वो कौन सी कह रहा है? रिडीमेबल डिबेंचर्स। अनसिक्योर्ड 10% debentures each with a nominal value of 10,000 could be issued at par and redeemed in 5 years time at a premium of 10%। ले सर, नॉमिनल वैल्यू उसकी 10,000 है और आप जानते हो जब एक नया इंस्ट्रूमेंट इशू होता है तो उसकी बुक वैल्यू उसकी मार्केट वैल्यू के बराबर होती है। जस्ट रिफ्रेशिंग विद यू, तो नॉमिनल वैल्यू यानी बुक वैल्यू भी मौजूद, उसकी लाइफ मैच्योरिटी पीरियड भी हमें मालूम है 5 साल, ठीक है जी, और मैच्योर किस पे होगा? प्रीमियम पे 10%, और कूपन रेट क्या है वो भी हमारे पास अवेलेबल है 10%। तो सारा डाटा अवेलेबल है। तो हम पोस्ट टैक्स कूपन पेमेंट्स यूज़ करते हुए आईआरआर की एप्लीकेशन से पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट निकाल सकते हैं। आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू द अप्रोच थ्रू विच यू विल बी कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ फाइनेंस फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी। ऐसा ही है ना, ये जो रिडीमेबल जो भी डेट इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी कॉस्ट इसी तरह से कैलकुलेट की जाती है। आईआरआर की अप्रोच यूज़ करते हैं और पोस्ट टैक्स कूपन पेमेंट्स यूज़ करते हैं। तो सारा डाटा अवेलेबल है, मार्केट वैल्यू भी, रिडम्पशन वैल्यू भी, मैच्योरिटी पीरियड भी और कूपन रेट भी, और पार वैल्यू तो वैसे ही हमारे पास है जो नॉमिनल वैल्यू है। चलें आगे बढ़ते हैं। अगला टाइप ऑफ डेट कौन सा है? अगला है जी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। ठीक है, तो पहला भी डिबेंचर था, अनसिक्योर्ड कह दिया तो ये एक सीधी इंडिकेशन आ गई कि भाई ये डिबेंचर है, क्योंकि डिबेंचर का फीचर यही होता है कि वो अनसिक्योर्ड इन नेचर होता है। तो जो कन्वर्टेबल है वो भी डिबेंचर ही है। अनसिक्योर्ड 8% डिबेंचर्स, लें जी, इसका भी कूपन रेट अवेलेबल है विद अ नॉमिनल वैल्यू ऑफ 10,000 कुड बी इशूड एट पार। अगेन इसकी नॉमिनल वैल्यू दी हुई है और ये हमारे पर्पस के लिए ये मार्केट वैल्यू भी है। ईच इशू ऑफ 10,000 डेट मे बी कन्वर्टेड इनटू 5 ऑर्डिनरी शेयर्स इन 8 years टाइम। तो ये जो इससे पहले रिडीमेबल डिबेंचर था इसकी मैच्योरिटी 5 साल, और जो कन्वर्टेबल डिबेंचर है इसके बारे में कह रहा है कि ये कन्वर्ट हो सकता है हर एक डेट जिसकी वैल्यू 10,000 है, किस में? 5 ऑर्डिनरी शेयर्स में। कितनी देर बाद? 8 सालों के बाद। अच्छा, मजीद पढ़ते हैं। रेड की करंट शेयर प्राइस कितनी है? 1750 विद कंपेयर्स फेवरेबली टू ₹1510 3 years ago. Okay, the directors expect the future rate of growth in the share price to be the same as recent historic growth. ओके, ये बड़ा इंटरेस्टिंग उसने डाटा दिया है हमें यहाँ पे। अच्छा, मैं अभी तक ना ये जो सेकंड पैराग्राफ है ये पढ़ रहा था सिर्फ एक चीज़ जानने के लिए कि कहीं उसने ऐसा तो नहीं कहा हुआ कि 8 साल के बाद हर एक डेट 10,000 रुपये वाला ये 5 शेयर्स में कन्वर्ट हो सकता है, वरना नॉर्मली इसकी जो
मेच्योरिटी एज अ स्ट्रेट बॉन्ड है वो फॉर एग्जांपल 9 साल है, 10 साल है, यानी कि हो सकता है स्ट्रेट बॉन्ड की लाइफ डिफरेंट हो, लेकिन ऐसी उसने कोई बात नहीं की। इसका मतलब है कि आज से 8 साल के बाद या तो हर डेट 10,000 रुपए वाला या तो ये 5 शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा या ये रिडीम बैक हो जाएगा, यानी कि लाइफ इज गोइंग टू बी द सेम वेदर यू गेट इट कन्वर्टेड इनटू शेयर्स या आप इसको स्ट्रेट बॉन्ड के तौर पे देख लें। और रिडेम्पशन किस पे होनी है? पार पे होनी है, अगर ये स्ट्रेट बॉन्ड के तौर पे चलता है, क्योंकि टर्म्स क्लियर होनी चाहिए तभी तो आप काम कर सकते हो। मजीद हर डेट जो 5 शेयर्स में कन्वर्ट होगा तो हर शेयर की वर्थ 8 सालों के बाद क्या होगी वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये देखो बड़ा इंटरेस्टिंगली एक डाटा उसने दिया है, कह रहा है अभी शेयर की प्राइस 1750 है और 3 साल पहले इसकी प्राइस क्या थी? 1510। और कह रहा है फ्यूचर में ग्रोथ रेट कैसे एक्सपेक्टेड है? जो हिस्टोरिकल ग्रोथ रेट रहा है। ये देखो अभी की प्राइस अवेलेबल, 3 साल पहले की प्राइस अवेलेबल, तो मैं कंपाउंडेड एवरेज ग्रोथ रेट का फॉर्मूला यूज करते हुए इजीली ग्रोथ रेट कैलकुलेट कर सकता हूं। मेरे पास एन भी अवेलेबल और वो 3 है, क्योंकि अभी की प्राइस 1 साल पीछे, 2 साल पीछे, 3 साल पीछे, तो 3 साल पीछे की मेरे पास प्राइस अवेलेबल है। तो मैं n इज इक्वल टू 3 यूज करते हुए लेटेस्ट प्राइस को फ्यूचर वैल्यू कह लूंगा, जो पुरानी 3 साल पुरानी प्राइस है उसको प्रेजेंट वैल्यू कह लूंगा, और nth रूट लेके -1, यानी कि मैं इजीली ग्रोथ रेट का फॉर्मूला यहां अप्लाई कर सकता हूं, जो कि आपने बहुत सी जगहों पे सीखा हुआ होता है बीएफडी के अंदर। इससे ग्रोथ रेट आ गया, यही ग्रोथ रेट एज्यूम किया जाएगा फॉर द फ्यूचर जैसे उसने गाइडेंस दी है। तो एक इजी वे है हमारे पास ग्रोथ कैलकुलेट करने का, ताकि हमारे पास आज से 8 साल बाद शेयर की प्राइस निकल सके, ताकि हम लोग ये देख सकें कि आज से 8 साल बाद जब एक डेट 5 शेयर्स में कन्वर्ट होगा तो शेयर्स की इक्विवेलेंट प्राइस क्या होगी, ताकि कंपैरिजन करके देख लिया जाए कि किसकी मार्केट वर्थ ज्यादा है आफ्टर 5 इयर्स, रिडम्पशन की या शेयर्स में कन्वर्ट होके जो इक्विवेलेंट वैल्यू मिलेगी उसकी वैल्यू ज्यादा है। अच्छा, थर्ड टाइप क्या है? बैंक लोन। The PBY bank will provide a 10-year loan, okay, with fixed interest at 7% secured on Red's head office building in Karachi. The bank loan would come with several covenants and extract is noted below. ओके तो सर तीसरी ऑप्शन है लोन की। लोन का टेन्योर सबसे ज्यादा है इन तीनों में अगर देखा जाए, 10 साल का है और इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड है, 7% के हिसाब से है, और इस पे सर सिक्योरिटी भी आपको देनी पड़ेगी। पहले दो क्या हैं? अनसिक्योर्ड हैं, ये सिक्योर्ड इन नेचर है, यानी कि आपको कोलैटरल देना पड़ेगा। किस चीज का? हेड ऑफिस की बिल्डिंग जो कि कराची में लोकेटेड है। ठीक हो गया। इसके अलावा बैंक ने कोवेनेंट्स भी अटैच किए हुए हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, मे बी कुछ रेशियोज होंगी जिसको बैंक मॉनिटर करना पसंद करेगा पीरियोडिकली, और फिर वो असेसमेंट करेगा कि वेदर यू आर गुड टू गो विद द लोन और नॉट। ये देखो नीचे पढ़ते हैं क्या कोवेनेंट्स हैं। एक तो इंटरेस्ट कवर। इंटरेस्ट कवर क्या होता है? वैसे तो तुम अपने पास नॉलेज से भी जानते हो, लेकिन मैंने भी अलहदा से एंडिंग लेक्चर्स में इन रेशियोज को रिवाइज किया हुआ है। आपके जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का चैप्टर है उसके अंदर ये रेशियोज हैं। तो इंटरेस्ट कवर क्या होता है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस ओवर इंटरेस्ट एक्सपेंस, कि मेरा ये जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस है ये कितनी दफा इंटरेस्ट पे करने की कैपेसिटी रखता है। The higher this ratio is, the better you are in terms of your ability to pay the interest expense. Better you are in the position to pay your interest expense multiple times, यूं भी कह सकते हैं। तो ये है इंटरेस्ट कवर। तो वो क्या कह रहा है, इसकी क्या पाबंदी है, क्या उनका टारगेट है? द इंटरेस्ट कवर रेशियो शुड नॉट फॉल बिलो 3, 3 से नीचे नहीं होना चाहिए। यानी मिसाल के तौर पर सिर्फ एग्जांपल ही ले रहा हूं कि अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस आपका 1000 है तो उस केस में आपका पीबीआईटी जो है सर कम से कम 3000 होना चाहिए। तो 3000 ओवर 1000 क्या जवाब आया? 3। यानी कि जो आपका पीबीआईटी है वो 3 गुना हो किसके? इंटरेस्ट एक्सपेंस के, कम से कम, इससे ड्रॉप नहीं होना चाहिए। तो दिस रेशियो इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन अ क्वार्टरली बेसिस ड्यूरिंग द रेफरेंस पीरियड। रेफरेंस पीरियड यानी कि आपका 10 साल के लिए लोन ले रहे हो ना, तो लोन का जो रेफरेंस पीरियड है दैट इज 10 ईयर्स। इसके अलावा 2 करंट रेशियो। करंट रेशियो भी आपकी वैल्यूएट की जाएगी, उसको भी ये लोग मॉनिटर करेंगे। करंट रेशियो क्या होती है? करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। ठीक है सर। तो ये तो अब ऐसी रेशियो है कि यार ये तो अब आप तुम बचपन में तुमने पढ़ी थी, और मैं तो कहता हूं इसके अंदर ना भी पढ़ी हो तो ये तो फिंगर टिप्स पे होती है आपके वैसे ही। बहरहाल वो 1.5 से नीचे नहीं होनी चाहिए। जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, अगर 10,000 आपकी करंट लायबिलिटीज हैं तो करंट एसेट्स 15,000 से नीचे ना हो। ठीक हो गया। एप्लीकेबल कॉर्पोरेट टैक्स रेट 29% है। और अब आपसे क्या कह रहा है, अब जब पढ़ेंगे रिक्वायरमेंट तो इट विल बी मोर रेलेवेंट। तो उसने कहा है कि आप रेकमेंड करें विद रीजंस द मोस्ट सूटेबल फॉर्म ऑफ डेट फॉर रेड। तो सर रिपोर्ट में आपने जो रीजंस प्रपोज करनी है उसमें सिर्फ एक हिस्सा है कि आपने कॉस्टिंग भी करके देख लेनी है कि कॉस्ट क्या है हर सोर्स ऑफ फाइनेंस की। इसके अलावा यू विल हैव टू
support your recommendations with some other features of each that instrument as well. जैसे उसने यहाँ पे बताया हुआ है, जैसे मुझे अगर कुछ यूनिक फीचर्स नजर आए हैं, वो अगर मैं लोन से शुरू करूं तो लोन के अंदर देखें उसमें आपको सिक्योरिटी भी लिखवानी पड़ेगी, उसमें आपका टेन्योर भी सबसे ज़्यादा है, उसमें डेट कोवेनेंट्स भी जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। अगर मैं बाकियों में देखूं वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं रखवानी पड़ेगी, लेकिन और कुछ प्रॉब्लम्स में भी वहाँ पे हो सकते हैं, कुछ फ़ायदे हो सकते हैं हर एक में। तो हर एक के नफ़ा नुकसान का भी आपने मेंशन करना है वहाँ पे। और वन ऑफ द एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस जो होगा वो क्या होगा, जो हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो हम अभी एक काम करते हैं, हम कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं हर सोर्स ऑफ फाइनेंस की, उसके बाद हम रिपोर्ट राइटिंग की जो है उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। क्या ख्याल है? लेट्स मूव टू द सोल्यूशन। जी जनाब, तो आंसर नंबर 5 पार्ट नंबर ए। अच्छा, इसमें चूंकि आपने इसको स्टार्ट जो है वो रिपोर्ट के अंदाज में करना है, जैसे रिपोर्ट हम लोग करते हैं उसका क्या अंदाज होता है वो मैं क्लास में बेशुमार दफ़ा बता चुका हूँ, यहाँ मैं रिपीट भी कर देता हूँ। चूंकि रिपोर्ट लिखनी है तो हमेशा मैं रेकमेंड करता हूँ तो 1 से 2 पेज आप छोड़ दें, उसके बाद आप अपेंडिक्स की हेडिंग दें। आप और कोई वर्किंग की हेडिंग देना चाहते हैं वो दे लें। अपेंडिक्स ज़रा ज़्यादा बेहतर लगता है क्योंकि रिपोर्ट के साथ अपेंडिक्स अटैच होता है। ठीक है, तो आप, मेरा ख्याल है 2 एक सफ़े इनफ है क्योंकि 15 मार्क्स हैं, और 15 मार्क्स में से अगर आप एग्जामिनर की जो मार्किंग स्कीम है उसको जाके देखेंगे तो कुछ नहीं तो 6 एक नंबर आपके इसके होंगे डेफिनेटली, आपकी कॉस्ट की कैलकुलेशन के 6, 6.5, 5.5 नंबर इतने मस्ट होंगे, 6 के अराउंड तो डेफिनेटली होंगे। तो अराउंड 8 एक नंबर आप कह सकते हो, 8-9 नंबर जो है वो आपकी रिपोर्ट राइटिंग के। सो इस तरह का जब भी सवाल आता है, मैंने क्लास में भी बहुत दफ़ा एड्रेस किया है कि इसका तरीका है कि जैसे आप रिपोर्ट लिखते हो, फ्रॉम अगर कोई डेजिग्नेशन आपको दी गई है तो आप फ्रॉम के आगे वो लिख दें, टू जिसको आपने रिपोर्ट सबमिट करनी है आगे उनको मेंशन कर दें, डेट डाल दें, जो भी वो सवाल में दे रहा है आप वो डेट डाल सकते हो। फिर सब्जेक्ट लिखा करें, सब्जेक्ट में जिस रिपोर्ट को आप प्रेजेंट कर रहे हो उनको उसका जो कहते हैं कि एक टाइटल बना के वो सब्जेक्ट में डालें। उसके बाद आप उसको डिटेल करना शुरू करते हैं रिपोर्ट को। सो 2 पेजेस आई थिंक सो आर मोर देन इनफ फॉर यू कि आप वहां पे जो कंटेंट है उसका लिख लें। तो 3rd पेज से जाके आप अपेंडिक्स की हेडिंग देख के वर्किंग शुरू कर सकते हैं। तो मैं भी इसी तरह से यूं करता हूं कि मैं लिख के छोड़ देता हूं, जैसे एक हेडिंग देते हैं ना रिपोर्ट जैसे शुरू करते हैं, तो मैं अगर डाटा यहां से एक्सट्रैक्ट करूंगा, देखें उसने मेरा ख्याल है सारी एक तो डेट दे दी, आज की डेट 1 जून है। अच्छा, दूसरी बात, अहमद फराज जो कि CFO है, ऑल्दो उसने आपको कहा है कि आप अप्रेस करो 3 डिफरेंट ऑप्शंस, लेकिन जब रिपोर्ट जाएगी तो डेफिनेटली इट विल बी प्रेजेंटेड और इट विल बी सबमिटेड फ्रॉम CFO। तो कोई हर्ज नहीं है, आप अगर फ्रॉम CFO लिख दें तो आप लिखोगे फ्रॉम, यहाँ पे लिख लें चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। आप अहमद फराज ब्रैकेट में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर भी लिख सकते हो। अच्छा, डेट आप ऊपर लिख लें जी। तो हम लिखते हैं जी सबसे पहले डेट आज की, मतलब जून 1 2023। उसके बाद फ्रॉम, यहां लिख लें जी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। आप अहमद फराज ब्रैकेट में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर भी लिख सकते हैं। उसके बाद टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, रेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, आप जरा रिक्वायरमेंट से भी सहारा ले सकते हो। ये देखो फॉर द रेड बोर्ड, रेड कंपनी का नाम है, तो रेड की जो बोर्ड है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनको। उसके बाद आप सर हेडिंग दें सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट में क्या है ये देखें, विद दैट रेकमेंड्स विद रीजंस द मोस्ट सूटेबल फॉर्म ऑफ डेट फॉर रेड, recommendation for most suitable form of debt for red, that's it। ये आपका जो हेडर है, जो स्टार्टिंग सेक्शन है वो आपका पूरा हो जाता है। यही तो रिपोर्ट होती है, और ये क्या होती है, ये आपका जो स्टार्टिंग सेक्शन है वो पूरा हो जाता है। उसके बाद आप उसको शुरू कर लो। तो मैं अगेन ये इमेजिन कर रहा हूँ ये सारी जगह छोड़ के कि भाई ये आपके एग्जामिनेशन में 2 पेपर छूट गए हैं। अब आप हेडिंग दो अपेंडिक्स की, ये 3rd पेज के शुरू में आपने हेडिंग देनी है। आई एम एज्यूमिंग कि ये आपका पेज है इस तरह से, ठीक है। तो मैं ऊपर लाइन लगा देता हूँ जस्ट टू सेपरेट इट, ठीक है। समझ लें कि ये आपका 3rd पेज यहाँ से शुरू हो रहा है। अपेंडिक्स की हेडिंग दे लें सर, वर्किंग शुरू कर लें। वर्किंग नंबर 1,
सबसे पहले आप कर लें जी बैंक लोन की कॉस्ट ऑफ बैंक लोन, क्योंकि बस सबसे आसान है, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं होता। जो आपकी बुक वैल्यू होती है वही मार्केट वैल्यू होती है, जो बैंक ने रेट एग्री किया होता है वो सीधा सीधा आपका कॉस्ट ऑफ डेट हो जाता है, लेकिन आप चूंकि जानते हैं उसको पोस्ट टैक्स किया जाता है बोरोवर के परस्पेक्टिव से। तो सर बैंक रेट क्या है 7% और टैक्स रेट क्या है 29%। तो यहाँ पे लिख लेते हैं जी पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल टू 7 इंटू 0.71। कैलकुलेट कर लेते हैं जी कितना बनता है 4.97। सो इट इज सिंपल। इसमें तो मुश्किल ही कुछ नहीं था और इसमें मुश्किल होता भी कुछ नहीं है, ठीक है। चलें अब जरा वर्किंग 2 पे आते हैं। किसकी निकालते हैं जी कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स, ठीक है जी। तो मैंने जैसे डिस्कस किया कि जो रिडीमेबल डिबेंचर्स हैं उसकी कैलकुलेशन भी फेयरली सिंपल है। आपने आईआरआर कैलकुलेट करना है यूजिंग पोस्ट टैक्स कूपन पेमेंट्स। जी सर इसका मैच्योरिटी पीरियड कितना है 5 साल है, ठीक है जी। तो आए जी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ये देखें ये डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आ गए सर कैश फ्लोज, फिर आ गया सर डिस्काउंट फैक्टर और फिर आएगी प्रेजेंट वैल्यू। तो चूंकि मैंने 2 डिस्काउंट फैक्टर्स लेने हैं और फिर आईआरआर जो है वो कैलकुलेट करना है, तो मैं इसको कॉपी करके आगे पेस्ट कर रहा हूँ। अगेन एक्सेल का फ़ायदा उठा रहे हैं जी। तो मैं ज़रा थोड़ा सा इसकी प्रेजेंटेशन को बेहतर कर लेता हूँ। ले सर ऐसा ही होता है इसका जो स्ट्रक्चर है, क्या ख्याल है सर? 0 के ऊपर मार्केट वैल्यू होती है जो कि हमारे इस केस में नॉमिनल वैल्यू के बराबर है, क्योंकि फाइनेंस नया इशू हो रहा है। उसके बाद 5 साल है जी, 5 साल कूपन पेमेंट्स जो हैं वो आपने बतौर बोरोवर पे करने हैं इसके ऊपर। तो सर 1 to 5, ठीक है जी। और एट द एंड ऑफ ईयर 5 आपने प्रीमियम पे रिडेम्पशन करनी है। तो सर 1 to 5 क्या होंगी पोस्ट टैक्स कूपन पेमेंट्स, ठीक। और एंड पे क्या होगी एंड पे रिडेम्पशन वैल्यू। ओके चलें जी अब वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं। 0 के ऊपर मार्केट वैल्यू है। मार्केट वैल्यू क्या है? हम एक ही डिबेंचर पे अगर बात करें तो वो 10,000 है, ठीक है जी 10,000, और ये माइनस में रिफ्लेक्ट होगा। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई हम आमतौर पर क्लास में बात करते हैं कि एक इन्वेस्टमेंट होती है रियल एसेट में। जैसे हम लोग कितने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के सवाल करते हैं, शुरू में कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गई और ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द बिजनेस हमें नेट कैश इनफ्लोज रिसीव हो गए, एंड पे डिस्पोजल वैल्यू मिल गई। तो इसी तरह ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इसको भी एक इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। क्या ख्याल है? शुरू में जो भी मार्केट वैल्यू है उसमें इन्वेस्टमेंट कर दी गई, उसके बाद ओवर द लाइफ ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, जैसे ये डेट इंस्ट्रूमेंट है तो कूपन पेमेंट्स मिलते चले गए और एंड पे आपको रिडेम्पशन वैल्यू मिल गई। लेकिन ये हम वर्किंग कर रहे हैं बोरोवर की साइड से, इसलिए कूपन पेमेंट्स पोस्ट टैक्स किए जाते हैं। ये सिर्फ मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ साथ साथ ताकि आपके जहन में जरा चीज़ें आ जाए। अच्छा ये मैं थोड़ा सा एक रो डाल के तो मैं नोट बना लेता हूँ यहाँ पे, या यहीं पे वर्किंग दिखा देते हैं इसकी कि भाई पोस्ट टैक्स कूपन पेमेंट्स हम कैसे निकालेंगे जी। व्हाट इज द कूपन रेट 10% और नॉमिनल वैल्यू भी 10,000 है, वही जो मार्केट वैल्यू है। तो 10% इंटू 10,000 और इसको आफ्टर टैक्स करना है तो इंटू 0.71 लें सर। ये मैंने वर्किंग के तौर पे नीचे प्लेस कर दी है। अब मैं इसकी वैल्यू पर कैलकुलेट कर लेता हूँ 710, ठीक हो गया। और रिडम्पशन किस पे होनी है इसकी वर्किंग भी नीचे दिखा देते हैं, और मैं इनको जरा ग्रे कर देता हूँ, कोई और कलर कोड देते हैं अलग रखने के लिए। ओके और एंड पे क्या होगा सर? रिडम्पशन होगी प्रीमियम के ऊपर 10% प्रीमियम के ऊपर, ठीक है। तो ये 10,000 इंटू 1.1 ले सर, दैट्स इट। तो अब हम डिस्काउंट फैक्टर्स जो है वो अप्लाई करके तो हम एनपीवी जो है वो कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद 10%। मैं 10% से शुरू करता हूँ जी सर। जो 0 है उसके लिए तो डिस्काउंट फैक्टर 1 ही होगा और प्रेजेंट वैल्यू भी 10,000 ही होगी। अब हम आते हैं 5 ईयर्स के ऊपर, ठीक है। 5 ईयर्स और 10% का एन्युटी फैक्टर, आए जी एन्युटी टेबल से फैच करते हैं जी। 10% और 5 ईयर्स ये लें सर 3.791। चलें इधर प्लेस करते हैं 3.791। इसी तरह से 10% और 5th ईयर का सिंपल फैक्टर, आए जी 10% और 5th ईयर का सिंपल फैक्टर दैट इज 0.621।
0.621। ले सर, कैश फ्लोज को डिस्काउंट फैक्टर से करते हैं मल्टीप्लाई और प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। जी सर, ये हमारी कैलकुलेट होगी वैल्यू। और अब लेट्स कंप्यूट द नेट प्रेजेंट वैल्यू। ले सर 477, तो ये डेफिनेटली कोई हायर डिस्काउंट रेट है जिस पे एनपीवी नेगेटिव आया है। मैं हमेशा कहता हूं हायर अगर डिस्काउंट रेट है उसकी निशानी है कि एनपीवी नेगेटिव है तो उसको बी बोल दिया करें, इट इज सम बिग रेट। ठीक है, तो इसको मैं बी बोल देता हूं इस डिस्काउंट फैक्टर को, और इससे कैलकुलेट होने वाला एनपीवी भी एनपीवी बी कहलाएगा। ठीक है जी, सबस्क्रिप्ट में इसको लिख देते हैं। तो अब हमें कोई छोटा डिस्काउंट रेट चाहिए जिससे एनपीवी पॉजिटिव आए। तो अगेन मैं कहता हूं आमतौर पे क्लास में कि जरा ज्यादा मार्जिन रखा करें, ये ना हो मैं कम मार्जिन रखूं तो उससे भी एनपीवी नेगेटिव आ जाए। और आइडियल यही है, आप जिस मर्जी किताब को पढ़ लें, एक वो डिस्काउंट रेट जिस पे एनपीवी नेगेटिव, एक वो जिस पे एनपीवी पॉजिटिव। ऑल दो रिवर्स भी चल रहा होता है मार्केट में कि दोनों ऐसे डिस्काउंट रेट्स ले लें जिससे एनपीवी पॉजिटिव आ जाए, दोनों ऐसे ले लें जिससे एनपीवी नेगेटिव आ जाए, लेकिन उससे द लेवल ऑफ प्रिसिजन जो है वो कंपैरेटिवली कम आती है। ठीक है, तो इसलिए हमेशा ये सजेस्टेड है, आप इवन आईकैप के भी सॉल्यूशंस देखें तो वो इसी तरह का डिस्काउंट रेट वहां पे आइडेंटिफाई करके लिख रहा होता है जिससे रिवर्स एनपीवीज आते हैं, तो उससे प्रिसिजन जरा बेहतर होती है। ठीक है, तो इस चीज को कैच करने के लिए मैं एक तरीका जो बताता हूं ये है कि आप मार्जिन ज्यादा रख लिया करें। तो यहां पे चलें, लेट्स गो फॉर 4%। मैं 8 या 7% नहीं ले रहा, लेट्स गो फॉर 4%। आप फॉर इंस्टेंस ज्यादा सेफ होने के लिए 3% भी कर सकते हो जी। डिस्काउंट फैक्टर 1 फॉर द कैश फ्लो ऑन 0, प्रेजेंट वैल्यू इसकी 10,000 है। ठीक है जी, चलें अब जरा एन्युटी फैक्टर देखते हैं 4% और 5 ईयर्स का। आए जी टेबल पे, ये एन्युटी फैक्टर का टेबल है। ले सर 4% और 5 ईयर्स का ये है जी फैक्टर 4.452, 4.452। और उसके बाद 5 साल और 4% का सिंपल फैक्टर। आए जी 4% और 5 ईयर का सिंपल फैक्टर दैट इज 0.822, 0.822। ले सर, अब हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ये देखें जी 710 मल्टीप्लाई बाय 4.452, इसी तरह से 11,000 मल्टीप्लाई बाय 0.822। लें जनाब, अब हमारी इसकी प्रेजेंट वैल्यूज भी कैलकुलेट हो गई हैं। लेट्स नाउ कंप्यूट द नेट प्रेजेंट वैल्यू। जी जनाब, तो ये पॉजिटिव आ चुकी है, तो इसको अब हम ए बोल देंगे। ये देखें, और इससे एनपीवी जो कैलकुलेट हुआ है उसको हम एनपीवी ए बोलेंगे। नाउ वी आर गुड टू गो। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इसका जो फॉर्मूला है, ले सर ये इसका फॉर्मूला है, मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया है, आप इसको फॉर्मूला शीट से भी एक्सेस कर सकते हो। बहरहाल फॉर्मूला शीट तो मैं तो सर कहता हूँ आपकी अगर तैयारी अच्छी है तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। बहरहाल A%, लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मूला। A% क्या है सर हमारा 4 प्लस एनपीवी ए क्या है, एनपीवी ए है सर हमारा 2203 ओवर 2203, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 477, यहाँ हो जाएगी ब्रैकेट क्लोज, इनटू बी कितना है हमारा 10 माइनस 4। So if you solve it, the IRR is, let's calculate। सबसे पहले 10 माइनस ये करेंगे, ये हो जाएगा सर 6। अब ये वाला फैक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं। And the IRR is 8.93%, 8.93%। आप राउंड ऑफ करना तो 8.9% कर सकते हो। ठीक है सर, तो ये हमारे पास आ गई पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, जो कि क्या है, रिडीमेबल डिबेंचर्स। लोन की पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट क्या थी 4.97, बड़ा फर्क है दोनों में सर, तकरीबन 2 टाइम्स ही हो गया ऑलमोस्ट। जी जनाब, तो अब चलते हैं वर्किंग नंबर 3 के ऊपर, और उसकी भी वर्किंग इससे कमोबेश मिलती है। तो मैं ये वर्किंग कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ जी। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल
डिबेंचर। अच्छा डाटा पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, अनसिक्योर्ड 8% डिबेंचर्स है, नॉमिनल वैल्यू उनकी 10,000 है, कुड बी इशूड एट पार। ये हमारी बात इसमें हो गई थी कि ये अभी इशू हो रहे हैं एट पार, और हर डेट आज से 8 साल बाद 5 ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे एक शॉर्टकट हम यूज कर लेते हैं, और ये वो शॉर्टकट है जो कि इससे पिछली भी 2-1 अटेम्प्ट्स में इसी तरह का कन्वर्टेबल डिबेंचर्स की कैलकुलेशंस आई थी, तो मैंने वहां पे भी इस शॉर्टकट को डिस्कस किया था। और वो शॉर्टकट ये था कि सर ये जो कन्वर्टेबल डिबेंचर या बॉन्ड या कोई भी कन्वर्टेबल डेट होता है, अगर इसके दोनों ऑप्शंस का जो पीरियड है वो बराबर है और रिडम्पशन एट पार हो रही है, ये दो कंडीशन एग्जिस्ट होना जरूरी है। फिर सुन लें कि ये जो भी कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है, भले वो बॉन्ड है, डिबेंचर है, कुछ भी है, अगर इसकी जो दोनों सिचुएशंस हैं उसके पीरियड्स बराबर हों और रिडम्पशन के केस में रिडम्पशन एट पार हो, तो फिर उस केस में आप ये शॉर्टकट लगा सकते हो। ये जो मैं कह रहा हूं पीरियड्स बराबर है दो ऑप्शंस के, दो ऑप्शंस कौन सी, एक ऑप्शन के अगर इसको एज अ स्ट्रेट बॉन्ड चलाया जाए वर्सेस अगर इसको बाद में शेयर्स में कन्वर्ट कर लिया जाए, तो इन दोनों के पीरियड्स बराबर हों। यानी कि फॉर इंस्टेंस इस मिसाल में ये एग्जैक्टली वही एप्लीकेशन लग रही है कि 8 साल के बाद या तो ये रिडीम बैक हो जाएंगे या ये शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये देखें दोनों ऑप्शंस के पीरियड बराबर है, ठीक है। और रिडेम्पशन के केस में मैच्योरिटी भी किस पे हो रही है, एट पार। इस सिचुएशन में देखें आपको बजाय इसके कि आप दो कॉस्ट ऑफ डेट्स कैलकुलेट करें, क्योंकि होता तो ऐसा ही है ना कि हमने पढ़ा एकेडमिकली यही है कि दोनों ऑप्शंस की कॉस्ट ऑफ डेट पोस्ट टैक्स अलग निकालें, जो हायर है उसको सेलेक्ट कर लें। तो जब ये फीचर्स एग्जिस्ट कर रहे हो ना कि हमारे इन दोनों सिचुएशंस की लाइफ बराबर है और रिडेम्पशन के केस में रिडेम्पशन एट पार हो रही है, तो यहां पे शॉर्टकट क्या लगता है कि यार बस आप ये चेक कर लिया करो कि इस पीरियड के एंड होने पे रिडेम्पशन की वैल्यू ज्यादा है या इक्विवेलेंट शेयर्स में कन्वर्ट करके उन शेयर्स की वैल्यू ज्यादा है। जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उस लाइफ के एंड पे उसकी कॉस्ट ऑफ डेट पोस्ट टैक्स भी ज्यादा होगी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डेट पोस्ट टैक्स आईआरआर से कैलकुलेट होता है। आईआरआर ऑटोमेटिकली ज्यादा कैलकुलेट होता है उसका जिसके कैश फ्लो ज्यादा हो, ठीक है सर। तो क्योंकि इन दोनों सिचुएशंस में जो कैश फ्लोज हैं उनमें कहीं कोई फर्क नहीं रहता, मां सिवाय इसके कि वो जो पीरियड खत्म होता है उसके बाद स्ट्रेट बॉन्ड के केस में एंड पे रिडम्पशन वैल्यू होती है और शेयर्स में कन्वर्जन के केस में इक्विवेलेंट शेयर्स की मार्केट वैल्यू होती है। यही फर्क होता है, क्योंकि शुरू में मार्केट वैल्यू दोनों के लिए बराबर, उसके बाद जब तक वो पीरियड एग्जॉस्ट नहीं हो जाता तब तक पोस्ट टैक्स कूपन पेमेंट्स आपने पे करनी है बीइंग अ बोरोवर, एंड पे जाके वैल्यूज में फर्क आता है। तो आप उन्हीं वैल्यूज का आपस में कंपैरिजन करके देख लिया करो, जिसकी वैल्यू ज्यादा हो बस उसी का कॉस्ट ऑफ डेट पोस्ट टैक्स कैलकुलेट किया करो। तो ये मैंने मेरा ख्याल है कंसेक्यूटिवली तीन दफा, ये तीसरी दफा आपको एक्सप्लेन किया है ये शॉर्टकट। तो सर आए जरा वर्किंग पे चलते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने से पहले मैं ज़रा एक छोटी सी वर्किंग ये कर लेता हूँ। ये देखें जी, रिडम्पशन वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं। रिडम्पशन वैल्यू कितनी है सर, वो तो मुझे मालूम है, एक ही डिबेंचर के ऊपर हम कैलकुलेशन देख लेते हैं। रिडम्पशन वैल्यू आ गई सर, और कंपेयर किससे करेंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट शेयर्स, यहाँ चले नीचे लिख लें, एट द एंड ऑफ 8 years, ठीक है सर। तो सर एक डेट कितने शेयर्स में कन्वर्ट होगा, 5 में, और हर एक की मार्केट प्राइस, हर एक की मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस के लिए सर मैं एक छोटी सी वर्किंग कर लेता हूँ, वर्किंग नंबर 3.1 आए जी, यही कैलकुलेट कर लेते हैं। वर्किंग नंबर 3.1, ये देखें मार्केट प्राइस कैसे निकालेंगे, पहले मुझे ग्रोथ रेट कैलकुलेट करनी पड़ेगी जो कि उसने मुझे डाटा दिया हुआ है, ठीक है सर। ये देखें फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, कैगर का फॉर्मूला, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट का फॉर्मूला, जी इज इक्वल टू, ये देखें nth रूट निकालना है, फ्यूचर वैल्यू ओवर प्रेजेंट वैल्यू रेज पावर 1 over n माइनस 1। मैं ज़रा इसको थोड़ा सा बेहतर कर लूँ इसकी प्रेजेंटेशन, ये चूंकि एक्सेल है तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे लिमिटेशन है। मैं वरना nth रूट ही अगर मैं हाथ से लिख रहा होता तो मैंने ज़ाहिर है इसका रूट लेके n लेना था। बहरहाल आपको पता है कि ये nth रूट ही कैलकुलेट हो रहा है। चलें जी, इसमें मैं वैल्यूज करता हूं पुट। जी सर वापस आते हैं, अभी प्राइस कितनी है 1750, 3 साल पहले कितनी थी 1510। सर 1750 ओवर 1510, और ये क्यूब रूट होगा सर, 3 साल पहले की उसने वैल्यू दी थी। तो सर आए कैलकुलेट करते हैं।
ग्रोथ रेट है जी 5% पर एनम। ठीक है जी, तो ग्रोथ रेट लगाते हैं और हम मार्केट प्राइस कैलकुलेट कर लेते हैं। ये देखें जी, मार्केट प्राइस आफ्टर 8 years। सर अभी प्राइस कितनी उसने मुझे दी हुई है 1750 इंटू 1.05 रेस पावर 8। या चलें इसको जी ऐसे कर लेते हैं, 8 लिख के तो मैं ये 8 जो है वो सुपर स्क्रिप्ट में ले जाता हूँ, फिर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है ना जी, आए जी कैलकुलेट करते हैं। So the value is 2585.5, 2585.5 पर शेयर। ठीक है सर, ये मार्केट प्राइस आ गई। आए जी ऊपर जरा प्लेस कर देते हैं 2585.5 इनटू 5, क्योंकि हर डेट 5 शेयर्स में कन्वर्ट होगा, हर एक की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। आए जी इसको जरा फाइनल वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं 2585.5। so the answer is rupees 12,927.5। तो सर आज से 8 साल बाद रिडम्पशन के केस में अगर इसको एज अ स्ट्रेट बॉन्ड लेके चलें तो रिडम्पशन के केस में वैल्यू 10,000 है, यानी कि जो होल्डर होगा डिबेंचर का उसको इतनी वैल्यू रिसीव होगी अगर वो एज अ स्ट्रेट बॉन्ड चलाएगा। वर्सेस अगर वो हर डेट को 5 शेयर्स में कन्वर्ट कर लेगा तो इट इज एक्सपेक्टेड कि उसको कितने वर्थ के शेयर्स मिलेंगे जी 12,927। तो सर उसके लिए तो ज्यादा बेहतर यही है कि वो कन्वर्जन की तरफ चला जाए। क्या ख्याल है? तो सर इसी की तरफ हम भी मूव करते हैं। तो सर हम इसी ऑप्शन की ही कॉस्ट ऑफ डेट पोस्ट टैक्स कैलकुलेट करेंगे, इस ऑप्शन की नहीं कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इन दोनों ऑप्शन में फर्क सिर्फ किसका है, 8 साल बाद रिडम्पशन के केस में 10,000 और कन्वर्जन के केस में ये वैल्यू है, बाकी सारी वैल्यू सेम है। ठीक है सर, कैलकुलेट करते हैं। तो थोड़े से इसके फीचर्स चेंज हैं। ये देखें, इसमें जो लाइफ है 1 से 8 है और एंड पे 8 साल में इक्विवेलेंट शेयर वैल्यू ये होगी। ठीक है सर, बाकी हम लोग जो डाटा है वो जरा दोबारा देख लेते हैं इसका सारे का सारा ही। इसका अभी मुझे नहीं पता कि क्या मामला होगा, तो डिस्काउंट फैक्टर्स भी मैंने भी सिलेक्ट करने हैं। जी जनाब, सो द स्ट्रक्चर इज रेडी फॉर अस। जी, 0 के ऊपर मार्केट वैल्यू ये वही 10,000 ही है और कूपन रेट क्या है सर 8%। तो यहाँ सर कैलकुलेट करते हैं 8% इंटू नॉमिनल वैल्यू 10,000 हो गई। इसको आफ्टर टैक्स करेंगे तो 0.71 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक है जी, 0.08 इंटू 10,000 इंटू 0.71, तो ये आ गया 568 पोस्ट टैक्स कूपन पेमेंट्स। और एंड पे जो इक्विवेलेंट शेयर वैल्यू है वो कितनी है सर, हम ये कैलकुलेट करके आए हुए हैं। ये है जी वैल्यू 12,927.5। ठीक है जी, चलें अब उसी तरह से मैं एक डिस्काउंट फैक्टर 10% ले लेता हूँ। तो सर 0 के लिए तो डिस्काउंट फैक्टर 1 ही रहेगा और प्रेजेंट वैल्यू 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक हो गया जी। अब आते हैं 10% और 8 ईयर्स का एनविटी फैक्टर। आए जी सिलेक्ट करते हैं 10% और 8 ईयर्स, सो दैट इज 5.335, 5.335। और उसके बाद 10% और 8th ईयर का सिंपल फैक्टर, 10% और 8 ईयर्स का सिंपल फैक्टर। ठीक है जी, 0.467, 0.467। लें सर अब निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू, बिल्कुल उसी तरह से ही है जैसे अभी हम कैलकुलेट करके आए हैं रिडीमेबल डिबेंचर का। सो 568 इंटू 5.335 प्रेजेंट वैल्यू आ गई। इसी तरह से 12,928 मल्टीप्लाई बाय 0.467, सो वी हैव द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 933। अगेन द एनपीवी इज इन नेगेटिव, तो ये कोई बिग रेट ही है, इसको भी मैं बी ही कह देता हूं और इसका एनपीवी भी एनपीवी बी कहलाएगा। सो अगेन वी हैव टू सिलेक्ट नाउ सम स्मॉल रेट, तो अगेन मैं 4% सिलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है जी, 0 के अगेंस्ट मार्केट वैल्यू जो है डिस्काउंट फैक्टर 1 रहेगा और प्रेजेंट वैल्यू भी हमारी 10,000 ही रहेगी इसकी। ठीक है जी, अब करते हैं सर सिलेक्ट 4% और 8 ईयर्स का एनविटी फैक्टर। आए जी, ये 4% और 8 ईयर्स ये है सर, क्या बनता है एनविटी फैक्टर 6.733, 6.733।
अब 4% और 8th ईयर का सिंपल फैक्टर, 4% और 8th ईयर का सिंपल फैक्टर ये बनता है 0.731, लिखें जी 0.731. Let's now compute the present value. 568 into 6.733. इसी तरह से 12,928 into 0.731. So it gives the net present value of 3,274 और ये पॉजिटिव में है तो इस डिस्काउंट फैक्टर को हम बोलेंगे सर A और इससे आने वाला NPV A कहलाएगा. ठीक है सर. तो आए जी यहाँ पे इसी तरह से इसका डाटा प्लेस करते हैं और IRR कैलकुलेट कर लेते हैं. 4% प्लस NPV A क्या है सर? NPV A है जी हमारा 3274 ओवर 3274 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 933 ब्रैकेट क्लोज इनटू 10 माइनस 4. चलें जी लेट्स कैलकुलेट. Okay, so the IRR is 8.67. ले सर तो अब चलते हैं वापस रिपोर्ट के ऊपर. तो जब आप रिपोर्ट की बॉडी लिखेंगे तो आप यहां से शुरू कर सकते हैं कि सर आप सबसे पहले उसको ये बताएं कि करंटली रेड इज एंटायरली इक्विटी फाइनेंस्ड, सो इट इज नेसेसरी कि आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट को इंट्रोड्यूस करें बिकॉज डेट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, सो इट विल रिड्यूस योर फाइनेंस कॉस्ट. हाउ, ये भी आप थोड़ा सा बता सकते हो. पहली बात तो ये है कि जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट होती है वो रिस्की होती है, इसलिए शेयर होल्डर्स ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न चार्ज करते हैं, सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बिकम्स हायर फॉर अ बिजनेस. ऑन द अदर हैंड लेंडर्स को कम रिस्क का सामना होता है, उसकी डिफरेंट रीजंस हैं जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ डेट चीपर होती है क्योंकि लेंडर्स कंपैरेटिवली कम रेट चार्ज करते हैं. सो वट एवर रेट इज चार्ज्ड बाय द फाइनेंस प्रोवाइडर वो कॉस्ट होती है बेसिकली बोरोवर के लिए, ये फाइनेंस रेज करने वाले के लिए. सो दैट्स द फर्स्ट रीजन के कॉस्ट ऑफ डेट इज चीपर. सेकेंडली कॉस्ट ऑफ डेट जो है उसके ऊपर हमें टैक्स सेविंग मिलती है. इसके अलावा आप ये भी कह सकते हो कि इन मैनी केसेस यूजुअली इश्यूएंस कॉस्ट भी कंपैरेटिवली डेट के ऊपर कम होती है इन कंपैरिजन विद इक्विटी. तो ये बात आप मेंशन करें. ये आपने बात कर दी, उसके बाद आप अगले पैराग्राफ पे बेशक आ जाएं और उसको बताएं कि बेस्ड ऑन द एनालिसिस कंपैरिजन एंड कैलकुलेशंस डन फॉर ऑल टाइप्स ऑफ डेट द फॉलोइंग रिजल्ट्स हैव बीन डिड्यूस्ड. रिजल्ट्स में क्या क्या है? सबसे पहले आप उसको बताओ कि कॉस्ट की समरी उसको प्रोवाइड कर दें, कॉस्ट का स्नैपशॉट उसको दे दें. बेशक आप एक टेबल बना दें, यहां पे मेंशन करें टाइप ऑफ डेट. ठीक है जी, टाइप ऑफ डेट हो गया और यहां पे कॉस्ट लिखते हैं और जाहिर सी बात है ये कॉस्ट जो है वो पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट है. तो टाइप ऑफ डेट में क्या क्या है सर? रिडीमेबल डिबेंचर, जिस सीक्वेंस में उसने मुझे दिया था सवाल के अंदर मैं वही सीक्वेंस यूज कर रहा हूं. रिडीमेबल डिबेंचर, फिर कन्वर्टेबल डिबेंचर और फिर बैंक लोन. ओके, तो जो कॉस्ट आपने कैलकुलेट की हुई है वो उठा के यहां पे प्लेस करते जाएं जी. बैंक लोन जो है उसकी कॉस्ट क्या है? 4.97 वर्किंग वन, 4.97 और कॉस्ट ऊपर हम लिख देते हैं कि ये परसेंटेज में है. अच्छा, उसके बाद जो रिडीमेबल डिबेंचर है वर्किंग नंबर 2 8.93 और वर्किंग नंबर 3 ये क्या है जी? कन्वर्टेबल डिबेंचर. कितनी है जी? 8.67. तो यहां पे आप उसको स्नैपशॉट बता दें कॉस्ट की या स्नैपशॉट दे दें कॉस्ट की, कॉस्ट ऑफ ईच टाइप ऑफ डेट. उसके बाद आप हर टाइप ऑफ डेट को अलग-अलग डिस्कस करना शुरू कर दो जिसके अंदर हर एक के अंदर आपने उसके कॉस्ट के ऊपर बात करनी है, आपने उसके मैच्योरिटी के ऊपर बात करनी है, कोई और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं वो आप सारे कंसिडर करें और ये चीज़ जहन में रखते हुए कि कंपनी पहले ही इक्विटी फाइनेंस्ड है. ठीक है, तो कोई ऐसा सोर्स ऑफ फाइनेंस तो नहीं है जो कि अल्टीमेटली मे बी इक्विटी में इजाफा कर दे. ठीक है, तो ये चीज़ें आपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस डिस्कस करने और एंड पे आपने प्रपोजल या रिकमेंडेशन प्रोवाइड करनी है जिसको आप कंक्लूजन बोलोगे क्योंकि उसने कहा है कि आपने रिकमेंडेशन देनी है विद रीजंस. तो जाहिर है रीजंस के अंदर हर सोर्स ऑफ फाइनेंस के इन द रेफरेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डाटा गिवन इन दिस क्वेश्चन वो आपने डिस्कशन करनी. तो सबसे पहले आप अगर बात कर लें किसकी? रिडीमेबल डिबेंचर की.
तो जब आप रिडीमेबल डिबेंचर पे बात करेंगे तो आपने स्टार्ट ही कहाँ से करना है कि ये तीनों सोर्सेज ऑफ फाइनेंस या तीनों टाइप्स ऑफ डेट में सबसे ज़्यादा कॉस्टली टाइप ऑफ डेट है। फिर आप बात कर लें कि इसका मेच्योरिटी पीरियड सबसे कम है, ये मेरा ख्याल है 5 सालों के लिए है, ऐसा ही है ना, ये देखें 5 ईयर्स के लिए है। तो सर ये रीपेबल हो जाएगा आफ्टर 5 ईयर्स। ज़ाहिर है अभी जो आपने लोन उठाया है आप सिर्फ 5 सालों के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे, 5 सालों तक आपने कूपन पेमेंट्स पे करने होंगे और 5 सालों के बाद आपने प्रीमियम के साथ इसको रीपे करना होगा। सो इट इज़ टू बी सेटल्ड आफ्टर 5 ईयर्स, सबसे अर्ली सेटलमेंट भी है इसकी। जहाँ तक इसके इशुएंस का ताल्लुक है उसमें आपको मसला नहीं आने लगा क्योंकि पहले ही आप स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो, तो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू इशू द डेट इंस्ट्रूमेंट। वैसे भी आप सारी इक्विटी फाइनेंस्ड ही हैं और आप बिल्कुल भी गेयर्ड नहीं है, तो इश्यूएंस में आपको कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं आने लगी। तो उस केस में उस पर्सपेक्टिव से आपको कोई ऐसा दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, एक फ़ायदा यहाँ पे ये हो जाएगा कि ये जो डिबेंचर्स हैं ये अनसिक्योर्ड है, यानी कि आपको कोई कोलैटरल जमा नहीं करवाना पड़ेगा। ज़ाहिर है आपने इसका कंपैरिजन में बैंक लोन को भी डिस्कस करना है ना, तो बैंक लोन के मुकाबले में यहाँ पे एक फ़ायदा ये है कि यहाँ पे आपको कोलैटरल कोई नहीं रखवाना पड़ेगा। ये इनफ है, आप डिस्कशन कर दें। उसके बाद आप कन्वर्टेबल डिबेंचर पे आए। कन्वर्टेबल डिबेंचर में सबसे पहली बात तो ये है कि कॉस्ट असेसमेंट पे जब आप आएंगे आप कहेंगे कि इसकी कॉस्ट समवेयर अराउंड रिडीमेबल डिबेंचर है, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। अच्छा, उसमें और जो चीज़ आप इतराज के तौर पे मेंशन कर सकते हो वो ये है कि देखो यार इसमें जो सबसे बड़ा पॉइंट है मैं समझता हूँ, और मेरा ख्याल है शायद एग्जामिनर ने भी इसको डिस्कस किया हुआ है, और वो ये है कि देखें ये जो कन्वर्टेबल डिबेंचर के होल्डर हैं, हमने जो कैलकुलेशन भी की है वो हमने किसकी पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट की है, कन्वर्जन की। क्यों? क्योंकि कन्वर्जन के केस में जो वैल्यू है एट द एंड ऑफ 8 ईयर्स वो ज़्यादा है, यानी कि जो होल्डर्स होंगे कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के उनको कन्वर्ट करवाना ज़्यादा फायदेमंद लगेगा। तो बात ये है, प्रॉब्लम ये है कि अगर 8 सालों के बाद ये भी अल्टीमेटली शेयर्स में कन्वर्ट हो गए तो इससे तो और इक्विटी में इजाफा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव तो पूरा ना हुआ। ऑल्दो के कन्वर्टेबल डिबेंचर को आमतौर पे कंपनीज तब एक सोर्स ऑफ फाइनेंस के तौर पे यूज करती हैं अगर कंपनी की अभी शेयर प्राइस अच्छी नहीं है, तो कंपनी कहती है अभी हम डेट के तौर पे इसको रेज कर लेते हैं, पैसा इस्तेमाल करते हैं और उसको अपने बिजनेस में लगाते हैं, बिजनेस को बेहतर करते हैं। और जब फ्यूचर में, जैसे हमारी इस मिसाल में 8 साल बाद या कोई भी फ्यूचर टाइम है, या सिर्फ 5 साल बाद, 6 साल, 7 साल बाद, जब कन्वर्जन की ऑप्शन अवेलेबल होगी तब तक हमारी शेयर प्राइस भी बेहतर हो चुकी होगी। ठीक है, तो ये आप कह लें इंसेंटिव देते हैं आप कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर को कि इन डिबेंचर्स को जब तुम फ्यूचर में शेयर्स में कन्वर्ट करोगे तो उस वक्त शेयर्स की वैल्यू अच्छी हो गई होगी। अगेन इट इज जस्ट कह लें कि एक इंसेंटिव जो कि उनको ऑफर किया जाता है। लेकिन हमारी सिचुएशन में तो हम ये चाह ही नहीं रहे, हम तो डेट की तरफ जाना चाह रहे हैं क्योंकि गेयरिंग है ही नहीं। तो अगर इधर फ्यूचर में जाके शेयर्स में कन्वर्ट हो गए, जो कि हमारी इस कैलकुलेशन में भी यही नजर आ रहा है, तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये तो कोई सूटेबल ऑप्शन हमें लगती नहीं है, कॉस्ट भी इसकी ज्यादा है। क्या ख्याल है? और एक बात जो कि इसमें और एतराज वाली है वो है ग्रोथ रेट। आप ये कह रहे हो कि भाई ये जो प्रीवियस 3 इयर्स का जो ट्रेंड है इसकी जो ग्रोथ रेट हमने कैलकुलेट की है यही फ्यूचर में भी जाएगी। अगर फ्यूचर में ऐसी ग्रोथ रेट ना गई तो द सिचुएशन कैन बी डिफरेंट, द डिसीजन ऑफ द होल्डर्स कैन बी इन फैक्ट डिफरेंट। सो ये भी एक पॉइंट है इतराज का। अगेन ये तो कह लें कि एक अंडरलाइंग एजम्पशन है, इसके ऊपर तो तनकीद की ही जा सकती है, लेकिन मेन यही 2 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि इसकी कॉस्ट कमोबेश जो है वो रिडीमेबल डिबेंचर के आसपास ही है। दूसरी चीज, अगर ये कन्वर्जन हो गई इसकी तो इसका तो वही काम होना है, ये हमारी इक्विटी को बढ़ा देगा। ठीक है, जिससे हम भाग रहे हैं, हम तो उल्टा डेट ऐड करना चाह रहे हैं। ठीक है सर। अच्छा, उसके बाद अगर हम बैंक लोन की बात करते हैं तो बैंक लोन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि सबसे कम कॉस्ट है इसके साथ अटैच्ड। ठीक है, लेकिन इसके साथ जो फीचर्स है वो क्या अटैच्ड है? सबसे पहली बात तो यह है कि इसका टेन्योर सबसे लंबा है, 10 साल, और इस पे जो आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो भी फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है। ये देखें फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है। तो अगर फ्यूचर में, ये सिर्फ एक एजम्पशन है, अगर फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट्स गिरने के चांस है तो आप तो एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट अपने ऊपर मुसल्लत कर लेंगे, आप तो चेंज नहीं कर सकेंगे उसको। हाँ, लेकिन ये सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करेगा आपको, अगर उल्टा फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने के चांस है तो ये आपको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर देगा। ये भी एक चीज़ है। तो अगर बहरहाल ये है कि इसमें ये हम बिल्कुल कर सकते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि ये डील जो है फिक्स इंटरेस्ट रेट वाली हमारे लिए फायदेमंद नहीं है तो आप किसी स्वैप एग्रीमेंट पे जा सकते हैं। स्वैप एग्रीमेंट पता है ना, फिक्स्ड वर्सेस फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट का स्वैप होता है, हमने पढ़ा भी हुआ है। तो उससे आप इसको अवॉइड और हैंडल कर सकते हैं, इसको हेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, दीगर फीचर्स इसके क्या हैं? देखें, पहली बात तो यह है कि इसके अगेंस्ट आपको कोलैटरल भी देना पड़ेगा। उसके अलावा आप पे बैंक कोवेनेंट्स भी लगा रहा है। क्या ख्याल है? अगर तो आप इस डेट को सर्विस ना कर सके तो बैंक आपके हेड ऑफिस की बिल्डिंग को जो है डिस्पोज ऑफ करके तो अपना जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो पूरा कर लेगा।
तो ये भी एक प्रॉब्लम है। फिर कोवेनेंट्स कौन से अटैच किए हुए हैं उसने, वो जो इंटरेस्ट कवर का और करंट रेशो का, कि किसी भी टाइम अगर आप इस कोवेनेंट को ना कंप्लाई विद कर पाए तो उस केस में क्या खर्चा होगा कि बैंक आपके सारे के सारे बैलेंस को इमीडिएटली पेएबल कह देगा, कहेगा कि जितना बैलेंस है बाकी फौरन पे करो। इट इज वन ऑफ द वेरी कॉमन कंडीशंस अटैच्ड। ठीक है सर। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि आपके प्रॉपर कंट्रोल्स होने चाहिए कि जो हर वक्त मॉनिटर करता रहे कि भाई आपके जो कोवेनेंट्स हैं, आपके जो फाइनेंशियल कोवेनेंट्स हैं उससे कंप्लायंस हो रही है, कहीं डेविएंस तो नहीं हो रही, कहीं डेविएंट होने के चांसेस तो नहीं है। और इस चीज़ को हमेशा सुपरवाइज और इवेल्युएट करने की ज़रूरत होगी आपको। जहां तक तो इंटरेस्ट कवर का ताल्लुक है, इंटरेस्ट कवर में तो बहुत कम चांसेस है कि आप जो है वो 3 से नीचे जाओगे, क्योंकि 3 का उसने टारगेट रखा है ना कि कम से कम जो है वो इट शुड नॉट गो बिलो 3। ये देखें, शुड नॉट फॉल बिलो 3, क्योंकि अभी आप गेयर्ड हो ही नहीं, इक्विटी ही इक्विटी है सारी की सारी। तो एज्यूमिंग कि आप अच्छे प्रॉफिट्स में जा रहे हो तो डेट इंट्रोड्यूस करने से देयर आर वेरी लिटिल चांसेस कि आप शायद इससे नीचे जाएं। बहरहाल ये तो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आप कितना डेट रेज कर रहे हैं। अगेन देयर आर लिटिल चांसेस फॉर दैट। हाँ, जहां तक करंट रेशो का ताल्लुक है वो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी और आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह से आप मैनेज करोगे ओवर टाइम और सेटिस्फाई करेंगे आप बोर्ड को कि आपकी करंट रेशो जो है वो 1.5 से नीचे ना जाए। इंटरेस्ट कवर में इतनी ज्यादा टेंशन नहीं है क्योंकि पहले ही आप इक्विटी फाइनेंस्ड हो, तो ये पहली दफा डेट ऐड करने लगे हो। लेकिन अगेन वही वाला पॉइंट कि आप कितना डेट ऐड करते हो, गेयरिंग रेशियो कहां पे जाती है, उस पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट ये वाली बात होगी। तो ओवरऑल रिकमेंडेशन में आप कह सकते हो इट्स नॉट अनयूजुअल कि आप ये बात कहो कि भाई सबसे कम कॉस्टली बैंक लोन है, तो आप शायद बैंक लोन की तरफ ही जाना पसंद करोगे, प्रोवाइडेड दैट आप कंट्रोल करो इन चीजों को कि आपके ये जो कोवेनेंट्स हैं ये कंप्लाई विद रहें, उसके ऊपर प्रॉपर कंट्रोल्स लगें, प्रॉपर मॉनिटरिंग हो और मेक श्योर किया जाए आपकी तरफ से कि भाई आप बैंक के कोवेनेंट्स को कंप्लाई विद कर सकेंगे। लेकिन अगर आपको किसी वजह से रिस्क लग रहा है कि आप इसको नहीं कंप्लाई विद करोगे तो फिर तो शायद नहीं। लेकिन जाहिर है ये सब्जेक्टिव चीज है, आपको तो नहीं पता कि फ्यूचर में जाके क्या होना है, तो आपने कुछ ना कुछ रिकमेंडेशन दे के तो उठना ही है ना सर। तो आप ये बात कर सकते हो कि कॉस्ट भी सबसे कम है अगर हम देखें, और जो मसला था हमें कन्वर्टेबल डिबेंचर में कि वो भी अल्टीमेटली इक्विटी में जाने के खदशा है, वो भी खदशा यहाँ पे नहीं है। इसकी कॉस्ट भी ज्यादा नहीं है, कॉस्ट भी सबसे कम है, लेकिन इसके साथ बाकी मसले मसाइल जुड़े हुए हैं, कौन से कोवेनेंट्स हैं और कोलेटरल जमा करवाना, इस तरह की चीजें हैं। तो अगर आप उस पर कंट्रोल रख सकते हो, उस पर कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करके मॉनिटरिंग कर सकते हो और मेक श्योर कर सकते हो कि आप उन थ्रेशोल्ड्स को, उन कोवेनेंट्स को कंप्लाई विद कर जाओगे, इन दैट केस यू कैन गो फॉर बैंक लोन। इतना कह के यू कैन वाइंड इट अप। ठीक है जी, मैंने बहुत डिटेल में इसको डिस्कस कर लिया है, इसके सारे इन्स और आउट्स, रिपोर्ट कैसे बनानी है, अपेंडिक्स में जाके कैलकुलेशंस कैसे करनी है, कहाँ करनी है, किस अंदाज में करनी है, वो भी मैंने सारी परफॉर्म कर दी है। सो आई होप सो कि इट विल बी क्लियर टू यू। जी जनाब, तो अब हम चलते हैं पार्ट नंबर बी के ऊपर और देखते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट क्या है। वैसे तो इसकी अगर मैं ये ग्रिड देखूं तो उसको देख के अंदाज़ा हो रहा है ये रिस्क मैनेजमेंट से है, और अगर क्लोजली ऑब्जर्व करूं तो ये FRA वगैरह और ये सारी चीज़ें, तो लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट से सवाल आया हुआ है। बहरहाल जी, पार्ट बी पढ़ते हैं क्या कह रहा है। डेमोन्स्ट्रेट विद सपोर्टिंग कैलकुलेशंस हाउ ग्रीनली कैन hedge against an increase or decrease in the interest rate on short-term loan. Include a calculation of the effective annual interest cost for each type of hedge. Assume that on 1st September 2023, SONIA increases to 4% और decreases to 2.5%. ये अभी ये जो लाइबोर है उसकी इक्विवेलेंट जो इंटरबैंक ऑफर रेट है उसका नाम कॉइन हुआ है। इट इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ स्टर्लिंग ओवरनाइट इंटरबैंक एवरेज रेट। सो सोनिया हैज़ रिप्लेस्ड द लाइबोर नाउ। तो बहरहाल ये भी एक इन्फॉर्मेशन ही है आपके लिए इस सवाल के तवस्सुत से। चलें जी, डाटा पढ़ते हैं सवाल का। तो अभी अगर मैं सिर्फ रिक्वायरमेंट देखूं तो रिक्वायरमेंट से हमें पता चल रहा है कि वो ये कह रहा है कि 1 सितंबर को मे बी इट इज़ अ ट्रांजैक्शन डेट, क्योंकि आमतौर पे ये जो इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट का सवाल होता है उसमें जो स्पॉट रेट्स दिए जाते हैं, आप लाइबोर ही अगर समझ लो, लाइबोर सोनिया इज द सेम, बस सोनिया ने लाइबोर को रिप्लेस ही किया है। तो लाइबोर बेसिकली रिप्रेजेंट्स योर मार्केट रेट। ठीक है ना जी। तो मार्केट रेट की दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो इंक्रीज़ करके 4% पे चला जाएगा वर्सेस वो डिक्रीज़ करके 2.5% पे चला जाएगा। तो इन दो सिचुएशंस में आपने ये रिस्क को मद्देनज़र रखते हुए आपने इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट करनी है। डेफिनेटली यू हैव टू सपोर्ट द सेम विद द कैलकुलेशंस। आए ज़रा डाटा पढ़ते हैं। Red owns 100% of a subsidiary Greenly Limited
which is based in the UK. Greenlee is also in the construction industry. Some archaeological ruins were recently discovered at one of Greenlee's building sites, and consequently the project completion has been delayed by several months. This has altered the cash flow projections such that there will be a cash shortage in 3 months' time. Greenlee will need a short-term loan of £1 million for the 9-month period commencing 1st September 2023. तो अगर मैं इसका क्रक्स पेश करूं तो वो ये है कि ग्रीनली को आज से 3 माह बाद 6 माह के लिए बोरोइंग करनी होगी। ये देखो कह रहा है कि कमेंसिंग फ्रॉम 1 सितंबर, तो 1 सितंबर से अगर मैं 3 माह पहले काउंट करना शुरू करूं तो अगस्त, उससे पीछे जुलाई, उससे पीछे जून, तो 1 जून में भी हम कह सकते हैं कि शायद आज की डेट हो, या हमारा जो जिस डेट पे खड़े हो गए आप इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हो, दैट डेट इज़ 1 जून, बनती वही है। बहरहाल आगे मजीद डिटेल हम देखते हैं। और आपने बोरोइंग कितनी करनी है सर? जितनी शॉर्टेज है, और वो £1 मिलियन की शॉर्टेज है। अच्छा जी, ग्रीनलीज बैंक करंटली ऑफर शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड लोन्स एट सोनिया, प्रीवियसली रेफर टू एज लाइबोर, मेंशन भी किया हुआ उसने, +2%। यानी ग्रीनली को जब भी लोन मिलता है तो वो सोनिया के ऊपर 2% ऐड करें, यानी लाइबोर के ऊपर 2% ऐड करें तो वो उसको मिलता है। मैं इवन क्लास में भी ये चीज़ डिस्कस करता हूँ कि ये जो मेंशन होता है काइबोर +2%, लाइबोर +3%, ये जो प्लस होता है ना, ये बेसिकली बोरवर स्पेसिफिक मार्जिन होता है जो कि बैंक किसी बोरवर को कोई मार्कअप चार्ज कर देता है, किसी बोरवर को कम मार्कअप, किसी को ज़्यादा। अब ये डिपेंड करता है क्रेडिट हिस्ट्री के ऊपर। जिस बोरवर की क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो एक डेटाबेस है जो कि स्टेट बैंक के पास मौजूद है, उसके अंदर उसके अच्छा उसका ट्रैक रिकॉर्ड है, तो ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं टुवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग द क्रेडिट हिस्ट्री ऑफ एनी पर्टिकुलर बोरवर। तो किसी को ज़्यादा स्प्रेड चार्ज हो जाता है क्योंकि उसकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी नहीं है, किसी को कम मार्कअप या स्प्रेड जो है बैंक चार्ज करता है। यानी ग्रीनली ने जब भी लोन लेना होगा तो उस वक्त जो भी लाइबोर या सोनिया का रेट चल रहा होगा उसमें 2% ऐड करके फाइनल इंटरेस्ट रेट बनाया जाएगा, तो ये उसको चार्ज होगा। अच्छा, सोनिया इज 3% ऑन 1 जून 2023। सर वही डेट जो कि मैंने अभी कैलकुलेट की थी कि आज से 3 माह पीछे जाए तो ये 1 जून बनती है, तो सर आज की डेट पे मार्केट में रेट क्या चल रहा है? 3% का। मैंने अभी बात की सोनिया, लाइबोर, ये मार्केट रेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सर हमें यही टेंशन है, आज है 1 जून, आज से 3 माह बाद हमने बोरोइंग करनी है फॉर 9 मंथ्स, तो आज से 3 माह बाद बनता है 1 सितंबर। तो हमें यही टेंशन है कि 1 सितंबर को जाके मार्केट रेट्स चेंज हो जाएंगे जो कि वो रिक्वायरमेंट में कह रहा है। क्या रिस्क है जी हमें कि मार्केट रेट 4% भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है कि 4% पे चला जाए, रिड्यूस भी हो सकता है 2.5% पे चला जाए, लेकिन मसला ये है कि हमें नहीं पता ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा। तभी तो फिर हम हेजिंग की तरफ जाते हैं, तभी तो हम इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट की तरफ मूव करते हैं। तो बहरहाल उसने 2 सिचुएशंस हमें बता दी हैं कि मार्केट रेट्स कहाँ पे चले जाएंगे, 4% या 2.5% पे। करंटली दे आर एट 3%। Greenlee's directors are concerned that interest rates might change prior to September, जो मैंने अभी बात की। They would like to understand how they can protect themselves against this interest rate risk. ठीक हो गया। Information regarding managing interest rate risk is shown below. ले सर, ये 3 हेडिंग्स मोटी मोटी भाई साहब ने दी हुई हैं, इससे क्लियरली हमें पता चल रहा है कि 3 इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट के टूल्स हैं। एक फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट है, एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है, और एक है सर OTC ऑप्शंस यानी ओवर द काउंटर ऑप्शंस। फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट सर 3/9, इसको 3V9 भी कहते हैं। मैं क्लास में जब सवाल करवाता हूं तो इस तरह से हम ये जो FRA कैसे डिनोट होता है इसके ऊपर हमारी बात हुई है। इसी तरह 3/12, तो ये 3V12 भी हो सकता है। ठीक है, बहरहाल इनके रेट्स आगे अवेलेबल हैं। इसी तरह फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जो है उसका साइज अवेलेबल है कि एक जो फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट है वो कितनी अमाउंट को कवर करेगा सर, 5 लाख पाउंड को कवर करेगा फॉर अ 3 मंथ डिपॉजिट। मतलब ये जो IRF है, इसको इंटरेस्ट रेट फ्यूचर बोलते हैं ना, ये फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। इसकी मैच्योरिटी कितनी है सर? 3 मंथ्स की मैच्योरिटी है। इसके अलावा जून का फ्यूचर दे रहा है और सितंबर का फ्यूचर दे रहा है। बहरहाल अभी जब हम वहां पे चलेंगे तो फिर उसको सेटअप भी करेंगे और ट्रांजैक्शन डेट पे कैलकुलेशंस भी करेंगे। Assume that any basis changes evenly over time. ओके, तो ये बड़ी क्लियर इंडिकेशन है कि हमें सर बेसिस का मेथड यूज करना पड़ेगा, बेसिस अडॉप्ट करना पड़ेगा, बेसिस की कैलकुलेशंस होंगी इन ऑर्डर टू एस्टिमेट द IRF रेट ऑन द ट्रांजैक्शन डेट। और मैं अगर हल्का सा नजर दौड़ाऊं तो मुझे कहीं IRF का रेट नजर भी नहीं आ रहा। कब? 1 सितंबर को। जाहिर है अगर मैंने आज ये चूंकि बोरोइंग है तो आज सेल करूंगा
और 1 सितंबर को जाके बाय करूंगा, तो बाय करने के लिए रेट चाहिए मुझे आईआरएफ का, वो मुझे नजर आ भी नहीं रहा वैसे। बहरहाल उसने यहाँ पे वो इंडिकेट भी कर दिए कि ये जो बेसिस है जिसको हम ओपनिंग बेसिस कहते हैं, यानी आज की डेट पे आईआरएफ और मार्केट रेट इन दोनों का फर्क क्या है, ओपनिंग बेसिस, ये लीनियरली रिड्यूस होगा टू जीरो ओवर द लाइफ ऑफ फ्यूचर। ठीक है, तो वो वही बात कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट चीज है सर, ओटीसी ऑप्शंस। ये जो ओटीसी ऑप्शंस होते हैं, दीज आर ओवर द काउंटर ऑप्शंस। ये स्टैंडर्डाइज्ड इन नेचर नहीं होते, ये कस्टमाइज्ड होते हैं, ये आपके लिए खालिसतन तैयार किए जाते हैं। यानी आप काउंटर पे जाएं और आपके लिए डिजाइन किए गए, बिल्कुल ऐसे जैसे फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स होते हैं। फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट भी ऐसे ही होते हैं ना, कस्टमाइज्ड आपके लिए, आपकी नीड के मुताबिक। ठीक है, और ये मार्केट में ट्रेड नहीं होते। तो ये जो ओटीसी ऑप्शंस हैं, दे वर्क जस्ट लाइक द फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स। एक होते हैं ऑप्शंस ऑन आईआरएफ, दोज आर डिफरेंट। सो ओटीसी ऑप्शंस आर नॉट स्टैंडर्डाइज्ड, दोज आर कस्टमाइज्ड इन नेचर, दे आर प्रिपेयर्ड ऑन द काउंटर फॉर यू इन ऑर्डर टू केटर योर नीड्स। ठीक है जी, सो इट्स वर्किंग मैचेस विद दैट ऑफ द फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। बस आपने ट्रांजैक्शन डेट पे जाके स्ट्राइक प्राइस या स्ट्राइक रेट इसको कंपेयर कर लेना होता है मार्केट के साथ, और अकॉर्डिंगली उसके बाद वर्किंग इसकी ऐसे ही शुरू हो जाती है जैसे कोई ये फॉरवर्ड रेट का एग्रीमेंट हो। अभी करेंगे, हल्का सा रिवाइज करूंगा आपके साथ में जब मैं सवाल हल कर रहा हूँ। बहरहाल उसकी स्ट्राइक प्राइस दे दी है और ऑप्शन प्रीमियम कॉल और पुट का आपको उसने प्रोवाइड कर दिया हुआ है। ठीक हो गया, तो सर लेट्स स्टार्ट डूइंग द कैलकुलेशंस। और इंपॉर्टेंट चीज ये है, उसने कहा है कि आपने इंक्लूड करनी है किसकी कैलकुलेशन, इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट फॉर ईच टाइप ऑफ डेट, और आपने फिर रिकमेंडेशन दे देनी है। ठीक है सर, तो जाहिर है हमने बोरोइंग वाला मामला करना है, तो हम उसकी तरफ जाएंगे, उस हेजिंग टूल की तरफ जाएंगे जो सबसे कम इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आपको दे रहा हो। सिंपल, सो लेट्स स्टार्ट डूइंग कैलकुलेशंस जी। तो हम यूं कर सकते हैं कि हम लोग एक ग्रिड सी बना लें जिसमें रिस्क मैनेजमेंट टूल्स की दे देते हैं सर हेडिंग, और हर एक के आगे इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेंशन कर देते हैं ताकि हमें सिलेक्शन में और फाइनल डिसीजन मेकिंग में आसानी हो सके। क्या ख्याल? तो ये जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है ये परसेंटेज में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और रिस्क मैनेजमेंट टूल सर कौन से हैं? एफआरए है, और इसके अलावा फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है, और इसके अलावा ओटीसी ऑप्शन है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ इट ये ग्रिड मेरे पास आ गई है। अब मैं बेहतर अंदाज में जो भी कैलकुलेशंस करूंगा यहाँ पे प्लेस कर दूंगा ताकि उसके बाद क्या दिया जा सके, कंक्लूजन दिया जा सके। सो दैट्स अ बेटर फॉर्मेट जिसमें हम इंसर्शंस करते चले जाएंगे। सो लेट्स मूव टू वर्किंग नंबर 1। वर्किंग नंबर 1 में हम सर कैलकुलेशन करते हैं किसकी सर? एफआरए एग्रीमेंट की। जनाब दो ऑप्शंस हैं या दो सिचुएशंस हैं हमारे पास, एक पार्ट ए कह देते हैं और दूसरे को पार्ट बी। बल्कि कहना क्या है, उसने भी यही पार्ट्स दो बनाए हुए हैं, तो हम भी इसी के तहत सारी वर्किंग्स करते हैं जी सर। तो क्या पॉसिबल मार्केट रेट्स हैं सर सोनिया के? यहाँ लिख लेते हैं जी, सोनिया या मार्केट रेट एक ही बात है। तो 4% ए, और सेकंड के केस में, बी के केस में 2.5%। ठीक है जी, चलें। तो तरीकेकार क्या होता है एफआरए एग्रीमेंट का? हमेशा मैंने क्लास में भी इस चीज़ पे एम्फसाइज किया है कि भाई जब आप ट्रांजैक्शन डेट पे पहुंचते हो तो पढ़ना तो आपको वही रेट है जो कि मार्केट में चल रहा है, क्योंकि ये जितने भी आपके हेजिंग टूल्स होते हैं, दीज आर द सेपरेट ट्रांजैक्शंस दैट यू एंटर इनटू, दैट इज इन एडिशन टू द मेन स्ट्रीम ट्रांजैक्शन। हमारी मेन स्ट्रीम ट्रांजैक्शन क्या होगी यहाँ पे? बोरोइंग की। तो बोरोइंग तो उसी अंदाज में चलेगी, जब हम ट्रांजैक्शन डेट पे जाएंगे जो आपको मार्केट रेट पड़ रहा है आपको वही पढ़ना है, लेकिन इसके पैरेलल जो आपने हेजिंग टूल खड़ा किया हुआ है वो आपको कंपनसेशन प्रोवाइड करता है। दैट इज हाउ ईच हेजिंग टूल वर्क्स। तो सर आप जब 1 सितंबर पे जाओगे तो आपको जो मार्केट इंटरेस्ट पेमेंट पे करनी पड़ेगी वो वही होगी जो आपको मार्केट रेट पड़ेगा। देखो जी, मार्केट इंटरेस्ट पेमेंट कैसे कैलकुलेट होगी, नीचे कैलकुलेट कर लेते हैं। सर कितना आपने लोन लेना है? 1 मिलियन का, और ये पाउंड्स हैं, 1 मिलियन पाउंड। अच्छा, मार्केट में क्या रेट चल रहा है सर? 4%। लेकिन ये जो ग्रीनली है इसको जो लोन पड़ेगा किस रेट पे पड़ेगा? 2% इजाफी पे, जो भी उस वक्त मार्केट रेट चल रहा है प्लस 2%। तो ये मिला के बनेगा 6%। लेकिन जहन में रखें इसकी बाइफिकेशन क्या है? 4% मार्केट का रेट प्लस 2%, तो ये 6% बनता है। ये 3 माह बाद कितनी देर के लिए लोन लेना है? 9 माह के लिए, यानी इंटू 9/12। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 मिलियन इंटू 0.06
इंटू 9/12। तो सर ये पाउंड्स में आपको मार्केट इंटरेस्ट पेमेंट पड़ेगी। ठीक है सर, मैं ऊपर लिख भी देता हूं कि ये पाउंड में वैल्यू है। ठीक है सर, उसके बाद क्या होगा, जो FRA का एग्रीमेंट है उसके अंदर या तो आपको कंपनसेशन रिसीवेबल होगी या पेएबल होगी। अब मैं जाता हूं सवाल के अंदर और वहां से देखते हैं कि मैंने रेट जो है वो लॉक किया होगा FRA के अंदर, क्योंकि FRA एग्रीमेंट क्या करता है, FRA क्या करता है, FRA is basically an agreement that enables you to lock in the rate today at which you can borrow the funds or invest the funds at some future date, जो कि हमारी केस में क्या है, हमारे केस में हमने बोरोइंग करनी है आफ्टर 3 मंथ्स। तो ये आज की डेट पे आपको एक लॉक इन रेट प्रोवाइड कर देगा। आओ जरा मैं यहां से जाके देखता हूं कि भाई लॉक इन रेट क्या है। ये देखें, एक तो 3/9 है, इसका क्या मतलब है, ये इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, इसका मतलब है कि 3 माह बाद 6 माह के लिए बोरोइंग। ये तो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है किसी सूरत भी, हमारे लिए ये रेलेवेंट है। ये क्या है, 3/12, इसका क्या मतलब है, 3 माह बाद 9 माह के लिए बोरोइंग। ये 9 में कैसे निकाल रहा हूं, 12 - 3, दैट्स हाउ यू कंप्यूट और आइडेंटिफाई द रेलेवेंट FRA फॉर यू। क्लास में डिस्कशन इसकी होती रहती है। ठीक है, सो दिस इज रेलेवेंट फॉर अस, क्योंकि हमने भी तो ऐसे ही करना है, 3 माह बाद 9 माह के लिए बोरोइंग करनी है। सो दिस इज द रेलेवेंट FRA फॉर अस। तो मैं बैंक के पास जाऊंगा और मैं एक रेट लॉक कर लूंगा। ये जो रेट्स कोड होते हैं ऐसे, इसमें बड़े वाला रेट बोरोइंग का होता है और छोटे वाला रेट इन्वेस्टिंग का रेट होता है। तो हमने चूंकि बोरोइंग करनी है तो 3.3% इज द रेलेवेंट लॉक इन रेट। तो बेशक तुम ऊपर मेंशन भी कर सकते हो यहाँ पे FRA एग्रीमेंट के तहत आपने क्या सिलेक्ट किया, क्या रेट लॉक किया, 3/12 FRA, और इसके तहत क्या रेट है, 3.3%। दिस इज योर लॉक इन रेट। तो अभी पहले पार्ट पे रहते हैं। मैं रेट क्या लॉक इन करके आया, 3.3%। मार्केट में 1 सितंबर को क्या रेट हुआ हुआ है, 4%। अब मुझे खुद बताएं, मैं FRA के एग्रीमेंट के अंदर कंपनसेशन रिसीव करूंगा या पे करूंगा, मैं रिसीव करूंगा, क्योंकि मुझे तो रेट क्या पड़ गया ज्यादा, मुझे तो 4% रेट पड़ गया, जबकि मैं क्या रेट लॉक करके आया हूं कि भाई मुझे 3.3% ही पड़ेगा। तो in this case I will receive compensation under the FRA agreement, I will receive the compensation। और compensation कितनी होगी सर, 4% में से ये 3.3% माइनस करेंगे तो इतनी कंपनसेशन मुझे रिसीव हो जाएगी। 2% को नहीं आपने अकाउंट फॉर करना, 2% तो बोरोवर स्पेसिफिक रेट है ना, 2% तो बोरोवर स्पेसिफिक मार्कअप है जो कि बैंक ने आपको चार्ज करना है। ये आप सोनिया भी मार्केट इंटरेस्ट रेट है और जो उसने 4% कहा है ये भी मार्केट इंटरेस्ट रेट है। आपको जो प्रोटेक्शन दी जा रही है वो मार्केट रेट्स की मूवमेंट की प्रोटेक्शन दी जा रही है। जो आपका बोरोवर स्पेसिफिक मार्कअप है उसका कोई इलाज नहीं है, वो तो आपने बियर करना ही करना है। हम तो मार्केट इंटरेस्ट रेट्स की मूवमेंट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन ले रहे हैं। तो हम क्या मार्केट रेट लॉक करके आए हैं 3.3, और मार्केट रेट पहले केस में क्या हुआ है 4%। तो आपको 4% ठीक है, इंटरेस्ट पड़ तो गया, लेकिन अब आप कंपनसेशन रिसीव करोगे 4 - 3.3 के हिसाब से। तो सर ये कंपनसेशन रिसीवेबल बन जाएगा। ये देखें, FRA कंपनसेशन रिसीवेबल, और वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखें, इसको मैं रेप्लिकेट कर लेता हूं यहाँ पे। 1 मिलियन इंटू ये कंपनसेशन कितनी रिसीव होगी सर, 4 - 3.3 अगर करेंगे तो कितना बनता है, 4 - 3.3, हाउ मच डज इट मेक, ये बनता है 0.7%। ठीक है, 0.7%। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके लिख देता हूं, तो ये बन गया 0.07 इंटू 9/7, इतनी कंपनसेशन रिसीवेबल हो जाएगी। सो कंपनसेशन रिसीवेबल की नेचर एसेट की है, ऊपर ये जो मार्केट इंटरेस्ट की जो नेचर है ये पेमेंट की है, लायबिलिटी की है। तो कंपनसेशन रिसीवेबल विल बी सब्ट्रैक्टेड। ठीक है सर, और कितना है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 मिलियन इंटू 0.007 इंटू 9/12, तो सर ये हो गया 5250। अब मैं कैलकुलेट कर लेता हूं क्या, नेट इंटरेस्ट पेमेंट जो कि आपको पड़ेगी, और वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं कितनी है, दैट इज 39,750। ठीक है सर, इंटरेस्टिंगली ये इंटरेस्ट पेमेंट 9 माह का है, कितनी बोरोड अमाउंट के ऊपर, 1 मिलियन। ठीक है, लेकिन अगर मैंने सालाना इसको बनाना है तो क्या करूंगा, इसी इंटरेस्ट को इंटू 12/9 करके पहले सालाना बनाऊंगा, फिर इसको बोरोड अमाउंट से डिवाइड करके मैं इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट कर लूंगा। सो इट्स नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। इसको अगर मैं ए कह दूं तो ये देखो, इफेक्टिव
एनुअल इंटरेस्ट रेट कितना बनता है ए इंटू 12/9, ठीक है जी, ओवर बोरोड अमाउंट। आई थिंक सो इट मेक्स सेंस। ऐसा ही है, इसी तरह से बनेगा। ये देखें, ये वैल्यू इंटू 12/9 और उसके बाद उसको डिवाइड कर दिया जाए 1 मिलियन से, तो ये कितना बन गया सर? दिस बिकम्स 5.3%। और ये देखें, अगर आप इसका ब्रेकअप निकालना चाहते हैं तो एक तो आपको वही लॉक इन रेट पड़ा है, लॉक इन रेट से जरा भी कम ज्यादा रेट नहीं हुआ, वही लॉक इन रेट। लॉक इन रेट कौन सा है आपका? ये देखो 3.3% प्लस 2% वो जो कि आपको इस वजह से पड़ा है क्योंकि आपको एडिशनल मार्कअप चार्ज होता है 2% का। तो इसका ब्रेकअप अगर लिखना है तो वो भी लिख लो, 3.3 प्लस 2। बहरहाल दिस इज योर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। जी सर, अब पार्ट नंबर बी में चलते हैं। यहाँ पे मार्केट इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो किस हिसाब से होगी? 2.5% के हिसाब से, लेकिन प्लस 2% क्योंकि इनको 2% इजाफी मार्कअप पड़ता है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं सर। यहाँ पे 2.5% प्लस 2%, ये बनेगा 4.5%, यानी 0.045। कैलकुलेट कर लेते हैं सर, 0.045, तो ये बनता है 33,750। ले सर, अब देखें मार्केट रेट की करते हैं असेसमेंट। अब मैं मार्केट में गया हूं तो कितना रेट हुआ पड़ा है सर? 2.5%। तो अब मुझे तो इंटरेस्ट रेट थोड़ा पड़ गया मार्केट में, अब मुझे उल्टा एफआरए एग्रीमेंट के अंदर कंपनसेशन पे करना पड़ेगा क्योंकि मैं क्या रेट लॉक करके आया हूं सर? 3.3% का रेट लॉक करके आया हूं। तो अब उल्टा मुझे कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। मार्केट में मुझे इंटरेस्ट रेट पड़ा 2.5% प्लस आई थिंक सो 0.8% मुझे एफआरए एग्रीमेंट के अंदर कंपनसेशन पे करनी पड़ेगी। ये देखें सर कैसे, कंपनसेशन पेएबल की नेचर भी पेमेंट की है तो वो ऐड होगा, ठीक है। ये देखें ऐसे ऐड कंपनसेशन पेएबल, और ये देखें कैसे, मैं लॉक कितना करके आया हूं 3.3, मुझे मार्केट में कितना चार्ज हुआ 2.5, सो डिफरेंशियल कितना है 0.8% का मैंने पे करना है कंपनसेशन, सच दैट मैं इन एवरी केस मैं लॉक इन रेट पे ही आके खड़ा हूंगा जो कि क्या है, जो कि मैं एग्री करके आया हूं 3.3%। दिस इज द क्रक्स ऑफ इट। तो सर वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 मिलियन का इंटू 0.008 इंटू 9/12 ले सर, भी ठीक कर लेते हैं 0.8%, ठीक है जी। चलें लेट्स कंप्यूट द नेट इंटरेस्ट पेमेंट, और वो कितनी बन रही है? वही वाली 39,750, क्योंकि हमेशा आपने लॉक इन रेट पे ही आके इसमें खड़े होना है, ठीक है सर। तो जब आप इसका एनुअल इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालोगे तो वो भी उतना ही निकलेगा। क्या ख्याल है? वही वैल्यू जो कि 9 माह की है, फिर उसको सालाना बनाएंगे और बोरोड अमाउंट से डिवाइड कर देंगे। सो दैट इज 5.3%, और इसका ब्रेकअप वही है, फिक्स्ड लॉक इन रेट प्लस जो इजाफी 2% मार्कअप आपको चार्ज होगा। तो सर इसको आप अपनी ग्रिड में पॉपुलेट कर सकते हो, और ग्रिड में भी आप इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट अगेंस्ट बोथ मार्केट रेट्स जो है वो अलहदा मेंशन करोगे। मैं उसकी भी जगह बना देता हूं आपको। ये देखें, ये इस तरह से होगा, ए और बी, नाउ इट्स बेटर, इस तरह से, ठीक है सर। तो एफआरए के अंदर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट कह लें, इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट वो कितना कितना है सर? 5.3% ही है, आप जिस मर्जी की तरफ जाएं। ठीक है सर, और आगे रेफरेंस दे दें कि एफआरए हमने वर्किंग नंबर 1 में कैलकुलेट किया है। ले सर, लेट्स नाउ मूव टू वर्किंग नंबर 2, और वर्किंग नंबर 2 है सर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। जनाब लेट्स हैव अ लुक एट द डाटा। डाटा क्या है जी? कॉन्ट्रैक्ट का साइज अवेलेबल है, और सर 2 फ्यूचर्स दिए हुए हैं, जून का फ्यूचर है और सितंबर का फ्यूचर है विद द रिस्पेक्टिव आईआरएफ यानी कि इंटरेस्ट रेट फ्यूचर रेट। सर आज की डेट है 1 जून, मेरी ट्रांजैक्शन डेट क्या है? 1 सितंबर। मुझे वो फ्यूचर चुनना है दैट इज मैच्योरिंग इमीडिएटली नेक्स्ट टू माय ट्रांजैक्शन डेट, और वो है सर सितंबर का फ्यूचर।
इसको सिलेक्ट किया जाएगा। और सर ट्रांजैक्शन डेट में मैंने क्या करना है, मैंने बोरोइंग करनी है। तो जब बोरोइंग की जाती है तो उसका तरीकेकार ये होता है कि आप आज सेल करते हो और लेटर ट्रांजैक्शन डेट के ऊपर आप बाय करते हो। सेल IRF नाउ। और कौन सा IRF सर, सितंबर वाला। तो आए सर सेटअप करते हैं फ्यूचर। सबसे पहले पहली हेडिंग देंगे जी सेटअप IRF, आप IRF भी लिख सकते हो। उसमें सबसे पहले आप बताओगे कि आपने क्या करना है इस IRF के साथ, तो आप बताएंगे सेल सितंबर IRF और आगे रेट मेंशन कर दें जी, कौन सा 96.8। ठीक है जी। उसके बाद नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कैलकुलेट करते हैं और उसका फॉर्मूला क्या होता है जी, अमाउंट टू बी बोरोड ओवर कॉन्ट्रैक्ट साइज इनटू जो अमाउंट बोरो करनी है उसका पीरियड ओवर जो कॉन्ट्रैक्ट हम ऑन बोर्ड कर रहे हैं IRF का उसकी मैच्योरिटी क्या है। तो मैं लिख देता हूं बहरहाल यहां पे बोरोड अमाउंट ओवर कॉन्ट्रैक्ट साइज इनटू लोन पीरियड ओवर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, इस तरह से। यानी सच दैट बोरोड अमाउंट को मल्टीप्लाई किया जाएगा उसकी मैच्योरिटी के साथ ओवर कॉन्ट्रैक्ट साइज आ जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट साइज को आप मल्टीप्लाई करेंगे कॉन्ट्रैक्ट के पीरियड के साथ। तो आए सर वैल्यूज इसमें करते हैं पुट। कितनी अमाउंट हम बोरो कर रहे हैं सर, पाउंड 1 मिलियन। मैं ऊपर से कॉपी कर लेता हूं, 1 मिलियन पाउंड्स ओवर कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या है सर, 5 लाख पाउंड्स है। ठीक है जी, 5 लाख पाउंड्स इनटू बोरोइंग कितनी देर के लिए कर रहे हैं सर, 9 माह के लिए। और कॉन्ट्रैक्ट का जो पीरियड है वो क्या है सर, 3 मंथ्स है। तो 3 से करेंगे डिवाइड। लेट्स नाउ कैलकुलेट। सो द आंसर इज 6 कॉन्ट्रैक्ट्स। आप सर 6 कॉन्ट्रैक्ट्स जो है उसको ऑन बोर्ड करेंगे। इसके बाद और कोई कॉम्प्लेक्सिटी IRF में नहीं है। सो हम मूव करते हैं स्ट्रेट अवे किस पे सर, ट्रांजैक्शन डेट पे। ये यहाँ पे लिख भी देते हैं कि सेटअप जब हम IRF करेंगे तो कब करेंगे सर, आज की डेट पे, जून 1 पे। पता होना चाहिए आप। ठीक है सर, अब हम चलते हैं ट्रांजैक्शन डेट पे। और ट्रांजैक्शन डेट कब है जी, ट्रांजैक्शन डेट है जी आपकी सितंबर 1 को। और ट्रांजैक्शन डेट पे हम अपनी दोनों पॉसिबिलिटीज़ या दोनों सिचुएशंस जो हैं उसका फॉर्मेट ड्रॉ कर देते हैं। ये इसी तरह से मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको नीचे। लें सर, ऐसा ही है ना, यही तो दो ऑप्शंस हैं, 4% और 2.5%। अच्छा, फॉर्मेट किस तरह का होता है, मैं कुछ डाटा यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमें ज़्यादा जो है वो इनपुट ना करना पड़े डाटा। फिगर्स वगैरह, वर्किंग्स वगैरह मैं ओमिट कर देता हूँ और सारी चीज़ें डेफिनेटली यहाँ पे रेलेवेंट नहीं है। ठीक है जी, यहाँ पे तो फॉर्मेट बड़ा जो है वो नॉर्मल सा होता है। क्या होता है जी, मार्केट इंटरेस्ट पेमेंट, और इसको नॉक ऑफ कौन करवा रहा होता है, गेन या लॉस ऑन IRF। ऐसे ही है ना सर। और वो गेन या लॉस होगा वो मुझे नहीं पता, वो तो कैलकुलेशन करेंगे तो जाके पता चलेगा और अकॉर्डिंगली हम इसको यहाँ प्लेस करेंगे। तो मैं आमतौर पे कहता हूँ कि गेन या लॉस मैं लिखता ही नहीं हूँ, मैं उल्टा इसकी जगह छोड़ दिया करता हूँ हमेशा कि भाई ये तो कैलकुलेट करेंगे तो पता चलेगा कि IRF के ऊपर क्या है, IRF के ऊपर गेन है, लॉस है, क्या है। मैं वर्किंग परफॉर्म करूँगा, जो हमारे इस केस में वर्किंग 2.1 होगी, उससे पता चलेगा कि सर गेन है या लॉस है। और फाइनली मुझे पता चलेगा कि नेट में इंटरेस्ट पेमेंट कितनी बन रही है। वंस आई विल कैलकुलेट दैट, मैं इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट निकाल सकूंगा। ले सर, जहां तक तो पार्ट ए का ताल्लुक है और मार्केट इंटरेस्ट पेमेंट का ताल्लुक है, इंटरेस्टिंगली ये मैं पहले ही कैलकुलेट कर चुका हूं FRA एग्रीमेंट के अंदर। भाई मार्केट में तो वही रेट है 4% प्लस 2% आपको जो इंटरेस्ट पेमेंट पड़नी है, उसमें तो कोई रदोबदल होगा ही नहीं। ठीक है ना। तो ये मैं एग्जैक्टली यहां से वर्किंग्स भी उठा लेता हूं और वैल्यूज भी उठा लेता हूं। ठीक है, अभी मैं सिर्फ एक वर्किंग को उठाता हूं क्योंकि अभी हम पार्ट ए को डील कर रहे हैं। तो सर वही वैल्यू है, वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, इट्स 45,000 जो कि हमें मार्केट इंटरेस्ट पेमेंट पड़ेगी। अब इसके अगेंस्ट एडजस्टमेंट होगी किसकी, गेन या लॉस ऑन IRF की। आए सर वर्किंग नंबर 2.1 परफॉर्म करते हैं जिससे पता चलेगा गेन है या लॉस है ऑन IRF। जी सर, तरीकेकार क्या होता है, सेल वर्सेस सेल IRF वर्सेस बाय IRF।
सर मैं ट्रांजैक्शन डेट पे आगे लिख भी देता हूं, सेल आईआरएफ में कब करके आया हूं, जून 1 पे। बाय कब करूंगा, 1 सितंबर को, ऐसे ही है ना सर। और दोनों सिचुएशंस में हम ये कैलकुलेशन करेंगे गेन या लॉस की। अगर मार्केट रेट हमारा 4% वर्सेस 2.5%, तो मैं ऊपर से अगेन इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, क्योंकि हमें दोनों सिचुएशंस में इसको एवेल्युएट करना है, ठीक है। अच्छा जी, अभी हम ए पे रहते हैं। हमने सेल किस रेट पे आईआरएफ किया सर, ये जो सितंबर वाला है 96.8, इस पे सेल किया, ठीक है जी। और बाय किस पे करेंगे, जाहिर है 1 सितंबर को मुझे आईआरएफ का रेट चाहिए, सर अवेलेबल ही नहीं है, मुझे क्या लगाना पड़ेगा, बेसिस का मेथड लगाना पड़ेगा, ऐसे ही है ना सर। तो सर आए बेसिस का मेथड लगाते हैं ताकि हमें पता चले कि रेट क्या होगा जिस पे हम बाय करेंगे। इसी तरह से अगर हम बी पे आए तो वहां पे भी रेट यही रहेगा, सेल करने वाला, सेल करने वाले रेट में थोड़ी चेंज आना है। हाँ, बाय करने वाले रेट में चेंज आएगा, क्योंकि अभी हम वर्किंग परफॉर्म करते हैं, बेसिस मेथड लगेगा, वहां पे वेरिएशन आ जाएगी। आए जरा देखते हैं, हमें वर्किंग परफॉर्म करनी पड़ेगी, वर्किंग 2.2, जिसके तहत हम बेसिस मेथड लगाते हुए 1 सितंबर का आईआरएफ का रेट एस्टिमेट कर रहे होंगे, ठीक है। सर वर्किंग नंबर 2.2, estimating IRF on September 1 using basis method। बेसिस मेथड को यूज करते हुए हम क्या कर रहे हैं सर, आईआरएफ का रेट यकम सितंबर को एस्टिमेट करने जा रहे हैं। क्या स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले सर आप कैलकुलेट करते हैं ओपनिंग बेसिस, उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं क्लोजिंग बेसिस, और फिर उस क्लोजिंग बेसिस को हम एडजस्ट करते हैं किसके अंदर, मार्केट रेट में एडजस्ट करते हैं जाके, जो कि प्रिवेल कर रहा है ऑन ट्रांजैक्शन डेट। और जहन में रखें, मैं क्लास में भी बारहा इस बात को जो है वो एम्फेसाइज करता हूं कि ये सारी वर्किंग्स में आपने वो जो बोरोवर स्पेसिफिक मार्कअप है उसको बीच में नहीं लेके आना, क्योंकि ये जो हेजिंग टूल्स है ना, ये मार्केट रेट की मूवमेंट्स के ऊपर बात करते हैं, ये उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन देते हैं। तो ये जो हमने आईआरएफ की भी बात की है, जो हमने सिलेक्ट किया है सितंबर वाला, इसमें कोई बोरोवर स्पेसिफिक मार्कअप का ताल्लुक ही कोई नहीं है। हम सारी ये जो वर्किंग्स करते हैं हेजिंग टूल्स की, दीज आर ऑल calculated, these are all solved by keeping aside, by setting aside the borrower specific मार्कअप। वो हमने मार्केट इंटरेस्ट पेमेंट के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लिया, बस वही इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं, बाकी अदर वर्किंग्स के अंदर उसको शामिल नहीं किया जाता। अच्छा चलें जी, एस्टिमेट करते हैं। एस्टिमेट करने का क्या तरीका, सबसे पहले ओपनिंग बेसिस निकालेंगे। ओपनिंग बेसिस कैसे निकालेंगे सर, आज की डेट पे जो आईआरएफ का रेट है और जो मार्केट यानी सोनिया का जो रेट है, उन दोनों के कंपैरिजन से हमें ओपनिंग बेसिस पता चल जाएगा। उसमें चाहे ए चाहे बी, दोनों के लिए बराबर मामला है, ठीक है जी। तो आए सबसे पहले ओपनिंग बेसिस कैलकुलेट करते हैं। ये देखें, आईआरएफ रेट टुडे वर्सेस सोनिया टुडे। जी सर, आईआरएफ का रेट आज क्या है, 96.8 जो कि हमने सिलेक्ट किया हुआ है। और सोनिया का रेट आज क्या है सर, सोनिया का रेट है सर 3%, ऐसा ही है, लेकिन इसको 100 इंडेक्स में कैसे लिखेंगे, 100 माइनस 3 मतलब 97, ऐसे ही है जी। तो क्या फर्क हुआ दोनों में, व्हाट इज द डिफरेंस, ओपनिंग बेसिस कैलकुलेट हो जाएगा। द डिफरेंस इज 97 माइनस 96.8, द डिफरेंस इज 0.2। ये परसेंटेज में आपके पास जवाब आता है, ज़हन में रखें, ठीक है सर। ओपनिंग बेसिस कैलकुलेट हो गया, अब हमने कैलकुलेट करना है क्लोजिंग बेसिस। लेट्स राइट द फॉर्मूला फॉर दैट। क्लोजिंग बेसिस इज इक्वल टू ओपनिंग बेसिस इनटू रिमेनिंग लाइफ। और रिमेनिंग लाइफ कौन सी, रिमेनिंग लाइफ ऑफ फ्यूचर स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रांजैक्शन डेट। ट्रांजैक्शन डेट क्या है, यकम सितंबर। आपका फ्यूचर कब मैच्योर हो रहा है, सितंबर के एंड पे, तो ये जहन में रखें, इनटू रिमेनिंग लाइफ ओवर टोटल लाइफ ऑफ फ्यूचर फ्रॉम वेयर, फ्रॉम टुडे। आज की डेट क्या है, यकम जून, तो जून पूरा, जुलाई पूरा, अगस्त पूरा, सितंबर पूरा। तो आज की डेट से 4 माह बनते हैं, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और ट्रांजैक्शन डेट के बाद 1 माह बनता है, वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, ठीक है सर। तो ओवर टोटल लाइफ ऑफ फ्यूचर। सर आए जरा वैल्यूज पुट करते हैं, ये देखें, 0.2 इनटू रिमेनिंग लाइफ 1 मंथ ओवर टोटल लाइफ 4, इट मेक्स हाउ मच, क्लोजिंग बेसिस कितना है, 0.2 over 4, 0.2 over 4, ये बनता है सर 0.05, 0.05।
ले सर क्लोजिंग बेसिस कैलकुलेटेड। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने ट्रांजैक्शन डेट पे जाना है और जो भी उस वक्त मार्केट रेट चल रहा है उसमें मैं उसी डायरेक्शन में क्लोजिंग बेसिस को एडजस्ट करूंगा जो कि आईआरएफ में और मार्केट रेट में रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है टुडे की डेट पे। ये देखें आज की डेट पे, टुडे की डेट पे इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है सर, मार्केट रेट बड़ा है और आईआरएफ का रेट छोटा है। तो सर ट्रांजैक्शन डेट पे भी यही रिलेशनशिप होगा, मार्केट रेट ज्यादा होगा यानी सोनिया का रेट ज्यादा होगा और आपके आईआरएफ का रेट कम होगा। तो मुझे सोनिया के रेट में से इस क्लोजिंग बेसिस को माइनस ही करना होगा ताकि छोटे वाला रेट जो है वो आईआरएफ का रेट कैलकुलेट होगा। तो ये देखें अब हम कैसे एडजस्टमेंट करेंगे, अब हमें दोनों पार्ट्स के लिए अलग से आईआरएफ एस्टिमेट करना पड़ेगा क्योंकि दोनों के मार्केट रेट्स डिफरेंट हैं। ये देखें मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, यहां कर लेते हैं पेस्ट। जनाब सोनिया की वैल्यूज क्या है, ए और बी, ये देखें यही तो वैल्यूज है 4% और 2.5%, लेकिन हम इसको 100 इंडेक्स में एक्सप्रेस कर लेते हैं। कैसे जी, 100 माइनस 4 और बी केस में सर 100 माइनस 2.5। आए जी इसको लिखते हैं यहां पे, ये बनेगा सर 96 और बी के केस में बनेगा 100 माइनस 2.5 मतलब 97.5। और इसमें सर हम ये मार्केट रेट है, मार्केट रेट बड़ा है बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज की डेट पे रिलेशनशिप है। तो यहां पे भी हम इसी तरह से करेंगे, मार्केट रेट बड़ा होगा और आईआरएफ का रेट कम, तो लेस किया जाएगा क्लोजिंग बेसिस को। क्लोजिंग बेसिस सर वही है दोनों केसेस में और उसको हम माइनस ही करेंगे 0.05। ठीक है सर, आए कैलकुलेट करें जी। IRF on September 1. So what is the rate? 95.95 और 97.45। तो सर ये जो हम सेल करके आ रहे थे IRF किस रेट के ऊपर, 96.8। तो बाय किस रेट पे करेंगे सर, पार्ट ए में। अगर ए है तो उस केस में सर बाय करेंगे 95.95 पे, अगर बी है तो सर बाय करेंगे 97.45 पे। आए जी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, 95.95 और इसके केस में 97.45। सो हमने सर बेसिस मेथड यूज करते हुए एस्टिमेट कर लिया है। ले सर अब हमारे पास गेन या लॉस कैलकुलेट हो जाएगा एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। तो सर सेल कर रहे हैं, पार्ट ए की बात कर रहा हूं, सेल ए कर रहे हैं हाई रेट पे, बाय कर रहे हैं कम रेट पे, सो देयर इज गेन इन द फर्स्ट केस। सेकंड केस में अगर देखा जाए तो लॉस आएगा। तो हम यूं करते हैं कि लॉस को माइनस में दिखा देते हैं, क्या ख्याल है। गेन 96.8 माइनस 95.95 और इसी तरह यहां पे आएंगे तो 0.65 का लॉस है। तो सर अब हम जरा टोटल गेन या टोटल लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल गेन पार्ट ए के केस में कैलकुलेट हो जाएगा, जो टोटल लॉस है वो पार्ट बी के केस में कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है सर, और फॉर्मूला आप जानते हो, क्या ख्याल है, गेन एक कॉन्ट्रैक्ट का इनटू नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट साइज इनटू कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, दिस इज द फॉर्मूला। और जाहिर है दोनों के लिए यही फॉर्मूला यूज होगा। गेन ये जो अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया है इनटू टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कितने हैं हमने कैलकुलेट किया है, कॉन्ट्रैक्ट का साइज क्या है वो भी हमें मालूम है, कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड क्या है वो भी हमें मालूम है। तो आए सर इसमें वैल्यूज करते हैं पुट, 0.0085 इनटू नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स 6 हैं, हर एक की वैल्यू क्या है सर, पाउंड्स 5 लाख। ठीक है सर, और कॉन्ट्रैक्ट पीरियड क्या है 3 माह इंटू 3/12। तो सर इससे हम कैलकुलेट कर लेंगे क्या, टोटल गेन। आए सर कैलकुलेट करते हैं। सो द वैल्यू इज 6375 और जाहिर है ये पाउंड्स में है तो मैं यहां पे लिख देता हूं जी। ठीक है सर, ये गेन की वैल्यू आ गई। इसी तरह से हम लॉस की वैल्यू इन केस ऑफ पार्ट बी भी निकाल लेते हैं। तो वहां पे फॉर्मूला होगा लॉस इनटू नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट साइज इनटू कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। जी सर लॉस कितना है 0.0065, कॉन्ट्रैक्ट्स 6 हैं, हर एक का कॉन्ट्रैक्ट साइज वही है, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड भी वही है। ठीक है जी, आए तो कैलकुलेट करते हैं, 0.0065 इंटू 6 इंटू 5 लाख इंटू 3/12। सो इससे वैल्यू कितनी बन गई सर, इससे वैल्यू बन गई 48
7 4875। जनाब कैलकुलेशन हो गई। अब हम अपने मेन स्ट्रक्चर में जाते हैं और वहां पे प्लेसमेंट करके नेट इंटरेस्ट पेमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। जी सर 6375 का गेन है पहले केस में और लॉस है सेकंड केस में। अब ये देखो ऐड या माइनस जो आपने करना है ना लॉस को, वो ध्यान से करना है। आपका ये जो मार्केट इंटरेस्ट पेमेंट है इसकी नेचर है लायबिलिटी की, तो जब गेन यहां पे आएगा तो गेन की नेचर एसेट की है तो वो रिवर्स नेचर रखता है, तो गेन जब भी आएगा उसको आपने बेटा माइनस करना है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। वो नीचे तो चलो मैंने सिर्फ कैलकुलेट करने के लिए कोई ना कोई साइन उसको असाइन करना ही था, लेकिन यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर यही सवाल इन्वेस्टमेंट का होता तो मार्केट इंटरेस्ट पेमेंट की जगह रिसीट होती, उसकी नेचर एसेट की होती है, वहां पे गेन ने ऐड होना था। लेकिन यहां पे मार्केट इंटरेस्ट पेमेंट की नेचर है लायबिलिटी की, तो यहां पे गेन अगर आता है तो गेन की नेचर एसेट की है तो गेन विल बी सब्ट्रैक्टेड, और अगर लॉस आता है तो लॉस की नेचर लायबिलिटी, ये सवाल भी लायबिलिटी नेचर का है तो लॉस विल बी एडेड। ठीक है सर, तो आए जी प्लेस करते हैं गेन को। गेन कितना है 6375, 6375, और जरा नेट इंटरेस्ट पेमेंट निकालते हैं कितनी बनती है। सो इट इज 38625। और अब अगर मुझे निकालना है इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट, वही मेथड सारे का सारा जो मैंने ऊपर यूज किया है, इसको सालाना बनाऊंगा और फिर बोरोड अमाउंट से डिवाइड कर देंगे। कुछ भी इसमें नया नहीं है, ये देखें ये अमाउंट ली गई 38625 इंटू 12/9 सालाना इंटरेस्ट हो गया डिवाइडेड बाय 1 मिलियन। सो द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इज, इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट इज 5.15%। ठीक है सर, इसी तरह पार्ट बी को भी मुकम्मल कर लेते हैं। मार्केट इंटरेस्ट पेमेंट वही जो मैं ऊपर कैलकुलेट कर चुका हूं, जो आपको रेट पड़ा 2.5% मार्केट में प्लस 2% यानी 4.5%। मैं ऊपर से एज इट इज वैल्यू उठा लेता हूं, वर्किंग की भी और एक्चुअल वैल्यू की भी। ये देखें, सो द वैल्यू वाज 33,750। ठीक है सर, और अभी मैं लॉस कैलकुलेट करके आया हूं और वो कितना है 4875। 4875। तो सर ये नेट में कितनी इंटरेस्ट पेमेंट बन गई, ये बन गई 38,625। इट इज द सेम वैल्यू जो कि हमने पार्ट ए में कैलकुलेट की है, तो डेफिनेटली इसके केस में इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट भी वही होगा। तो आए सर हम अपने मेन स्ट्रक्चर में जाके इसको प्लेस करते हैं 5.15%। जी सर, अब आते हैं ओटीसी ऑप्शंस की तरफ। वर्किंग नंबर 3 बनाते हैं सर। वर्किंग नंबर 3 ओटीसी ऑप्शंस। इसी तरह से दो सिचुएशंस हो जाएंगे जी। यहाँ पे ये जो सोनिया के दो रेट्स हैं 4% और 2.5%। ठीक है जी। अच्छा, मैंने जैसे वहां पे भी रिवाइज करवाया आपको कि जो ओटीसी ऑप्शंस होते हैं ये कस्टमाइज्ड इन नेचर होते हैं, बिल्कुल एफआरए की तरह होते हैं। सिर्फ फर्क ये है कि जब आप ट्रांजैक्शन डेट पे पहुंचते हो तो आपका जो स्ट्राइक रेट होता है उसको आप मार्केट रेट से कंपेयर कर लेते हैं और देख लेते हैं कि कौन सा बेहतर है, कि क्या आपको ओटीसी ऑप्शन जो है वो एक्सरसाइज करना ज्यादा फायदेमंद है या मार्केट का रेट आपके लिए ज्यादा सूटेबल है। यहाँ पे आप जब ट्रांजैक्शन डेट पे जाते हो तो आपके पास एक चॉइस आ जाती है कि क्या आपने ओटीसी ऑप्शन एक्सरसाइज करना है या नहीं एक्सरसाइज करना। तो डेफिनेटली यहाँ पे आप तभी एक्सरसाइज करते हो जब आपका यहाँ पे कंपनसेशन रिसीवेबल हो। जैसे मैंने पहले बताया था ये बिल्कुल ऐसे ही है, एफआरए का जो एग्रीमेंट होता है जैसे उसकी कैलकुलेशंस होती हैं ये बिल्कुल उसी तरह से है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि मार्केट का रेट आपको बिल्कुल उसी तरह से पड़ेगा, फिर आगे जाके आप तभी ऑप्शन को एक्सरसाइज करना मुनासिब समझेंगे कि जब आपको इस ऑप्शन के अंडर कंपनसेशन रिसीवेबल हो रही होगी। हाँ, लेकिन प्रीमियम आपने हर सूरत में पे करना है।
और ओटीसी ऑप्शन में कैलकुलेशन की एक और आसानी ये है कि एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस ये है कि ये कैलकुलेट ही परसेंटेज में होता है। आमतौर पे आप स्टडी टेक्स्ट वगैरह में भी देख लें तो आपको यहाँ पे कैलकुलेशन जो है वो डायरेक्ट परसेंटेज में ही करनी होती है, और आपसे जवाब भी उसने इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट में ही मांगा हुआ है। तो आपको एज सच वैल्यूज में, यानी कि जो जितना आपने लोन लिया है उस हिसाब से पाउंड्स में कैलकुलेट करके बाद में रेट में कन्वर्ट करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। सारी वर्किंग आप किस तरह से करेंगे सर? परसेंटेज टर्म्स में। सो द पॉइंट वेयर वी हैव टू स्टार्ट इज दैट वी विल हैव टू टेक द डिसीजन इन बोथ केसेस कि क्या हमें जो स्ट्राइक रेट है जो कि ओटीसी ऑप्शन के अंदर हम लॉक करके आ रहे हैं वो ट्रांजैक्शन रेट पे बेहतर है या मार्केट का रेट बेहतर है। तो इट इज वेरी इजी। देखें स्ट्राइक रेट क्या है आपका? स्ट्राइक रेट इज हाउ मच? 3%। ऐसे ही है जी। और यहां आप कौन सी ऑप्शन चुनेंगे? दो ऑप्शन उसने दी हुई है, कॉल और पुट ऑप्शन। कॉल होती है ऑप्शन टू बाय, पुट ऑप्शन होती है ऑप्शन टू सेल। तो सर ऑप्शन टू सेल सिलेक्ट की जाती है, यानी पुट ऑप्शन सिलेक्ट की जाती है जब आपने बोरोइंग करनी होती है, ठीक है ना। तो पुट ऑप्शन जो है उसके ऊपर कितना प्रीमियम है? 0.4%। तो प्रीमियम सर अवॉइडेबल नहीं है, ये जहन में रखें, वो तो आपने पे करना ही करना है जो मर्जी मार्केट में सिचुएशन हो, क्योंकि यहां पे आप अपने रिस्क को एट ऑल टाइम्स, एट इन एवरी पॉसिबल सिचुएशन आप हर लिहाज से अपने रिस्क को कवर कर रहे हो, लेकिन देयर इज अ कॉस्ट फॉर दैट एंड दैट इज प्रीमियम। तो सर प्रीमियम है आपका पुट ऑप्शन के अगेंस्ट 0.4%। स्ट्राइक रेट लिखें 3% और पुट ऑप्शन प्रीमियम दैट्स हाउ मच? 0.4%। ये आप बेशक लिख लें। तो सर स्ट्राइक रेट आपका क्या है? 3%। पार्ट ए में क्या हुआ? जब मैं मार्केट में गया तो मार्केट में रेट क्या चल रहा था? 4%। मैंने बोरोइंग करनी है और स्ट्राइक रेट जो कि एक लॉक इन रेट है अंडर द ओटीसी ऑप्शन, वो मुझे रेट दे रहा 3%। मैं किसकी तरफ जाऊंगा? सीधी सी बात है, मैं एक्सरसाइज करूंगा। व्हाट डिसीजन विल आई टेक? आई विल डिसाइड कि आई विल एक्सरसाइज द ओटीपी ऑप्शन। यानी इंटरेस्टिंगली मैं ओटीसी ऑप्शन एक्सरसाइज ही तब करूंगा जब मुझे सेटलमेंट रिसीव होनी है। ये देखें मार्केट में मुझे इंटरेस्ट रेट क्या पड़ेगा? 4%, लेकिन मुझे कंपनसेशन कितनी रिसीवेबल हो जाएगी? क्योंकि मैं रेट क्या लॉक करके आया हूं? 3%। मुझे कितनी कंपनसेशन रिसीव हो जाएगी? 1% की कंपनसेशन सर रिसीव होगी। अगेन फिर मैं उसी पॉइंट को रीडिस्कस कर रहा हूं। जब हमने हेजिंग टूल्स वगैरह की बात करनी होती है तो हम वो जो बोरोवर स्पेसिफिक मार्कअप है उसको हम साइड पे करते हैं, ठीक है। मार्केट के रेट्स की बात करें, मार्केट में रेट पार्ट ए में 4% हुआ है, लेकिन मैं क्या रेट लॉक करके आया हूं कि मुझे 3% मिलेगा। तो यहां पे 1% कंपनसेशन रिसीवेबल हो जाएगी मुझे। तो देखें किस तरह से इसको आपने हैंडल करना है। इसके नीचे भी मैं लाइन लगा देता हूं। हम स्टार्ट कैसे करेंगे? मार्केट इंटरेस्ट पेमेंट नहीं, मार्केट इंटरेस्ट रेट। ये देखें एक तो मार्केट रेट 4% प्लस ओवर एंड अबव इनको मार्कअप पड़ रहा है। जाहिर है इस कंपनी को, ग्रीनली को तो यही रेट पड़ेगा ना, फाइनल रेट जो है वो तो 6 ही पड़ेगा, लेकिन हम वो कंपनसेशन अभी रिसीव कर लेते हैं। कंपनसेशन कैलकुलेट करने के लिए आपने मार्केट इंटरेस्ट रेट्स का ही कंपैरिजन करना है। ये देखें अब इसमें से क्या करेंगे सर? आप लेस करेंगे क्या? कंपनसेशन रिसीवेबल अंडर ओटीसी ऑप्शन। कितना कंपनसेशन रिसीव होगा भाई? आप रेट क्या लॉक करके आए हो? 3%। आपको कितना पड़ गया? 4%। तो सर कंपनसेशन कितनी रिसीव हो गई आपको? यहां लिख देता हूं 4 - 3 सर 1% की कंपनसेशन रिसीव हो गई। लेकिन एक कॉस्ट है जो कि मुझे हर वक्त पे करनी है और वो है सर प्रीमियम की कॉस्ट, वो ऐड होगी। तो ये देखें ये जो मार्केट इंटरेस्ट रेट है ये बोरोइंग का रेट है, ये लायबिलिटी नेचर रखता है। कंपनसेशन रिसीवेबल एसेट की नेचर रखता है, इसलिए माइनस हुआ है। और प्रीमियम सर पेमेंट की लायबिलिटी की नेचर है, इसलिए वो ऐड हो रहा है, ठीक है सर। और वो कितना है? 0.4। सो इट गिव्स द इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ हाउ मच? कैलकुलेट कर लेते हैं। इट इज 5.4%। ठीक है जी। तो ये डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेता है, इसका ये बहुत बड़ा फायदा होता है, ठीक है ना। चले अब जाते हैं पार्ट बी पे। पार्ट बी में क्या हुआ? मार्केट में इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा था? 2.5%, जबकि मैं क्या रेट लॉक कर रहा हूं बोरोइंग का? 3%। मुझे खुद बताएं ओटीसी ऑप्शन मेरे लिए फेवरेबल है? सर बिल्कुल भी नहीं है। मैं बिल्कुल भी ओटीसी ऑप्शन एक्सरसाइज करना मुनासिब नहीं समझूंगा। मैं क्या करूंगा? डू नॉट
एक्सरसाइज द OTC ऑप्शन। मैं बिल्कुल भी OTC ऑप्शन एक्सरसाइज करना मुनासिब नहीं समझूंगा, क्योंकि देखें इसके केस में FRA के पर्सपेक्टिव से सोचो, मुझे तो उल्टी कंपनसेशन पे करनी पड़ जाएगी। मैं रेट क्या लॉक करके आया हूं 3%, मुझे मार्केट में क्या रेट मिल गया फायदे वाला 2.5%, तो मुझे यहाँ पे टेक्निकली डिफरेंशियल कितना बनता है 3 और 2.5 का 0.5, मुझे 0.5 बैंक को पे करना पड़ेगा यहाँ पे, यानी कि FRA यानी कि कह लो OTC ऑप्शन जो कि मैंने ली हुई है उसके अंडर मुझे पे करना पड़ेगा कंपनसेशन। तो मुझे जब कंपनसेशन पे करनी पड़ेगी सर मैं दौड़ जाऊंगा, मैं OTC ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करूंगा, यही तो इसका फायदा है, ठीक है। लेकिन एक कॉस्ट हमेशा मुझे बियर करनी पड़ेगी, और वो कौन सी होगी सर, वो प्रीमियम की कॉस्ट है। तो सर यहां पे मार्केट इंटरेस्ट रेट मुझे क्या पड़ेगा सर 2.5 प्लस 2, सर प्लस 2 से तो मैं जान छुड़ा नहीं सकता ना, क्योंकि मुझे रेट क्या मिलना है 2 ऐड करके, दैट इज 4.5%, ठीक हो गया। कंपनसेशन कोई रिसीवेबल पेएबल नहीं, हाँ प्रीमियम मुझे पे करना पड़ना है, वो 0.4 का है। सो द फाइनल इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट इज हाउ मच, दैट इज 4.9%, ठीक है सर। इसको भी हम अपने मेन स्ट्रक्चर में प्लेस कर देते हैं 5.4 और 4.9। जी सर, अब देते हैं उसको कंक्लूजन। अब आपके सामने सारे के सारे जो टूल्स हैं उनके अगेंस्ट इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट्स आ गए हैं फॉर बोथ पॉसिबल मार्केट इंटरेस्ट रेट्स ऑन ट्रांजैक्शन डेट। सर एक बात तो जो हम यहाँ पे करेंगे ना शुरू में ही, बेशक कंक्लूजन और रिकमेंडेशन देते हुए शुरू में ही हम बात कर सकते हैं ये, और ये हम क्लास में भी बात कर रहे होते हैं कि ये हम जितनी कैलकुलेशंस रिस्क हेजिंग की कर रहे होते हैं ये फोरकास्टेड वैल्यूज़ पे होती है, फोरकास्टेड रेट्स पे होती है कि भाई मार्केट इंटरेस्ट रेट्स यहाँ पे चले जाएंगे, 4% हो जाएंगे, 3% हो जाएंगे, 2.5% पे हो जाएंगे। भाई ये तो जब ट्रांजैक्शन डेट आएगी हमें तभी पता चलेगा कि रेट कहाँ पे गया। ये तो स्पेकुलेशंस है, ये तो सिर्फ ख्याल है, ये तो एक्सपेक्टेशन है, हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आई होगी, हमने उस बेस पे एक्सपेक्टेशन डेवलप कर ली, ठीक है ना सर। इसी तरह से जी हमने IRF का रेट भी एस्टिमेट किया है, ये तो बात असल में पता चलेगी बाद में। हाँ जो डाटा हमारे पास अवेलेबल था इसकी बेसिस पे जो हम बात कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि जहां तक FRA और फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का ताल्लुक है ये तो हमें फिक्स्ड आउटकम दे रहे हैं, नो मैटर व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द मार्केट रेट ऑफ सोनिया, ठीक है जी। लेकिन जो OTC ऑप्शन है ये दोनों केसेस में ये एक डिफरेंट हमें आउटकम दे रहा है। अगर तो जो मार्केट इंटरेस्ट रेट्स हैं वो इंक्रीज होते हैं किसके, सोनिया के, तो फिर उस केस में तो ये एक्सपेंसिव ऑप्शन है। ये देखें ना, ए कौन सा था जिसके अंदर जो इंटरेस्ट रेट था मार्केट वो 4% पे था, ऐसा ही है। तो सर यहाँ पे तो OTC ऑप्शन एक्सपेंसिव है, 5.4% है। लेकिन अगर मार्केट इंटरेस्ट रेट्स गिर जाते हैं तो उस सूरत में OTC की ऑप्शन एक कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन है। OTC की ऑप्शन इज कॉस्ट इफेक्टिव, इट इज अ चीपर ऑप्शन। तो फाइनल डिसीजन जो है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द फैक्ट कि मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशन क्या है मार्केट इंटरेस्ट रेट्स को लेके। मैनेजमेंट क्या समझ रही है कि मार्केट इंटरेस्ट रेट्स के रिड्यूस होने के ज्यादा चांसेस हैं या इंक्रीज होने के ज्यादा चांसेस हैं, अकॉर्डिंगली वो पिक एंड चूज कर सकते हैं बिटवीन दीज रिस्क मैनेजमेंट टूल्स। अगर तो उनको लग रहा है कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट्स रिड्यूस होने के, मार्केट इंटरेस्ट रेट्स रिड्यूस होने के ज्यादा चांसेस हैं तो दे कैन गो फॉर OTC ऑप्शन। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने के चांसेस हैं तो OTC ऑप्शन इज नॉट अ गुड ऑप्शन, दे कैन गो फॉर द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि फ्यूचर्स और FRA में से भी फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट इट सीम्स टू बी मोर कॉस्ट इफेक्टिव। तो आप इस तरह करके जवाब दे सकते हैं। पहली डिस्कशन आप ये कर लो जो मैंने आपको बताया कि वैसे एक्चुअल बेसिस पे अगर हम बात करें तो वो तो तभी पता चलेगी जब हमारे पास 1 सितंबर आएगी और हमें एक्चुअल वैल्यूज का पता चलेगा। लेकिन डाटा की बेसिस पे अगर देखा जाए तो अ लॉट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट कि भाई हमारी ज्यादा एक्सपेक्टेशन क्या है मार्केट इंटरेस्ट रेट्स को लेके, उस हिसाब से वी कैन मेक अ सिलेक्शन। तो ये कोई 2-1 पैराग्राफ्स में आप इसको कंक्लूड कर सकते हो। तो मैं इसको थोड़ा जूम आउट करता हूं ताकि आपको एक बिगर पिक्चर इसकी मिल जाए और आप इसकी इजीली स्क्रीनशॉट ले सको। ये मैं शुरू से आपको दिखा देता हूं।